सडनली बैठे बैठे एक दिन देखा कि मार्केट बहुत बढ़ना शुरू हो गया है और वो था समय हर्षद मेहता बुल मार्केट का। एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस, और एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। मुझे लगता है कि इस बाजार में आईक्यू इज ओवररेटेड। कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे 3 मेंटोर मिले हैं। पहला मेंटोर मैंने जो बताया आपको, पराग पारिक का। दूसरा मेंटोर था राकेश झुनझुनवाला, The great राकेश झुनझुनवाला। और तीसरा था रामदेव अग्रवाल। We are marvelously privileged to welcome our guest speaker who is leading his way up as the CEO and founder of Marathon Trends Advisory Private Limited. Our guest, Mr. Atul Suri, and our co-founders, Mr. Siddharth Karnawat and Gaurav Karnawat. बाजार में हर कोई टिप ढूंढता रहता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड को पढ़ना जानते हैं। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ट्रेंड इज योर फ्रेंड उनके लिए एक बड़ी फिलॉसफी है। अतुल भाई, वेलकम टू ब्लू स्काई फिनटेक। शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आपने बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनाई है। मतलब आई एम शॉक्ड। और मैं सोचता हूँ मुझे एक प्रिविलेज है कि आपने यहाँ पे बुलाया और इतने लोग एक छुट्टी के दिन पे गैदर हुए, तो आई एम एक्चुअली ऑनर्ड फॉर बीइंग हियर विद यू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। तो मार्केट की बात तो करेंगे अतुल भाई, बट थोड़ा आपकी इनिशियल जर्नी को थ्रो अवे करिए कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में आए। हाउ यू केम टू स्टॉक मार्केट, व्हाट वाज योर जर्नी, कहाँ से आपने पढ़ाई करी, कहाँ आपने जन्म लिया। करेक्ट। तो मेरा बचपन से कोई कनेक्शन नहीं है स्टॉक मार्केट में। सो आई वाज बॉर्न के एक छोटा सा शहर है हरियाणा में, अंबाला, कैंट। तो मेरी पैदाइश वहाँ से हुई। तो जब मैं 3-4 साल का था तो मेरे पेरेंट्स बम्बई आ गए। बट मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक स्टॉक नहीं लिया। सही है। तो वो क्या है, वो फिक्स डिपॉजिट वाले जनरेशन के लोग थे। जो भी सैलरी आती थी, जो बच गई, वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाता था। तो स्टॉक मार्केट का एस नहीं मुझे आता था। तो क्या हुआ कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे सीए करना था। सो उस टाइम क्या था कि उस ज़माने में एक सीए करना बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी, आज भी है। बट उस समय सीए मतलब अगर आपने कॉमर्स किया तो उस टाइम वो सीएफए वीएफए कुछ नहीं था, सब सीए ही लोग करते थे। तो मैं सीए करा था। मुंबई में एक कॉलेज था सिडनम करके, अच्छा कॉलेज, उसमें भी पढ़ता था मैं। पढ़ाई में ठीक ठाक था, अच्छा था समझिए। तो जब सीए करते थे उस समय, तो एक समय होता था, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। यानी 3 साल हमें किसी सीए के साथ काम करना पड़ता था और हमें ऑडिट पे लोग भेजते थे। ऑडिट पे क्या है, वो एक हरे रंग का उल्टा टिक, आप लोगों ने देखा होगा, वो मार मार के मैं परेशान हो गया। 6 महीने में समझ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब बॉन्डेड लेबर है। तो मैंने एक जो उस टाइम एक होता है कि आप एक डमी आर्टिकल्स जैसा कर सकते हो, यानी कहने को आप आर्टिकल्स कर रहे हो लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा एक दोस्त था, वो एक ब्रोकिंग फर्म में ब्रोकर था, वहां पे हेड ऑफ रिसर्च था, और वो ब्रोकर था पराग पारिक। तो अभी आप सब पराग पारिक को जानते हैं, एक म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा, फ्लेक्सी कैप में सबसे बड़ा है और फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। बट उस समय पराग भाई का कोई म्यूचुअल फंड कुछ नहीं था, वो एक ब्रोकर थे। और पराग भाई की खासियत ये थी, एंड थैंक्स टू चंद्रकांत संपत जो उनकी इंस्पिरेशन थे, कि पराग भाई के एक फर्स्ट इंडियन ब्रोकर थे जिन्होंने एक रिसर्च सेटअप स्टार्ट किया। राइट, ही वाज द फर्स्ट ब्रोकर टू सेट अप रिसर्च। तो कुछ नहीं था, सीए कर रहा था तो थोड़ा तो 2+2=4 तो समझ आता ही था। तो मैं उनके रिसर्च डिपार्टमेंट में लग गया, थोड़ा डीलिंग में भी चले गए। उस समय मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होता था, मतलब वो मॉम एंड पॉप शॉप बोलते थे, राइट। कि बाप है साथ आग में बेटा ही बैठता है, तो वैसा कुछ था, ऑर्गेनाइज नहीं था। तो हमारी जो तनख्वाह थी उस समय 2,500 रुपए होती थी, 500 रुपए खर्चा होते थे आने जाने में। फॉर्चुनेटली मैंने को घर पे पैसे देने की जरूरत नहीं थी, तो वो 2,000 रुपए बचते थे, वो शेयर मार्केट में लगा देते थे। कुछ ज्यादा समझ नहीं था, जो भी चल रहा था, जो भी वो जॉबर में जो लोग बोलते थे डाल देते थे, जैसा कुछ रिसर्च नहीं, ज्यादा कुछ समझ नहीं आती थी। राइट। तो
सडनली बैठे बैठे एक दिन देखा कि मार्केट बहुत बढ़ना शुरू हो गया है, और वो था समय हर्षद मेहता बुल मार्केट का। 91। बाद में समझ आई कि ये कुछ बहुत बड़ा बुल मार्केट है, बट उस समय कुछ समझ नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे यार, पढ़ते थे स्टॉक मार्केट। आज तो आजकल इतने पॉडकास्ट हैं, यूट्यूब है, किताबें हैं, उस समय किताबें भी नहीं मिलती थी, इंटरनेशनल बुक्स भी नहीं थी, कुछ ज्यादा पढ़ने को नहीं था। तो होते होते जो मैंने समझो कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे मार्केट में, वो एक साल में इट बिकेम फ्यू लैक्स। अच्छा, तो 20,000। 91 में मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है वो लखपति हो गया, आज के हिसाब से करोड़पति बन गया। ऑलमोस्ट दैट इफेक्ट था, और अपने उसमें कुछ नहीं की, किस्मत थी, वो हर्षद मेहता बुल मार्केट हो गया। 600% आपका इंडेक्स ही मूव हो गया, 600 का सेंसेक्स 3600 हो गया, 5 गुना। 5 गुना 6 गुना हो गया। अभी 500 नहीं बढ़ता है। 500 नहीं बढ़ता है, और अब हम कोरिया कोड देखते हैं 100 गुना 100% बढ़ गया, तो बोलते कितना बड़ा बुल मार्केट है। इंडिया का सबसे बड़ा बुल मार्केट वो था। तो जैसे मैंने बताया कि यार पढ़ते थे और लखपति बन गए, तो बहुत किस्मत थी। तो बम्बई आ गए, बम्बई आने के बाद पराग पारिक को ज्वाइन पराग पारिक को ज्वाइन किया, तो ये बॉम्बे में ही था, ओके। सिडनम बॉम्बे में ही कॉलेज है। उस समय पराग भाई एक बहुत ही वाइज आदमी है, तो पराग भाई ने मुझे एक नसीहत दी कि ये जब शेयर बेचोगे, कब बेचोगे वो तुम पे है, अगली बार इसका शेयर मत खरीदना, ये जो पैसे तुम्हें मिलेंगे, अब तुम्हारे पास बहुत पैसे हो गए हैं, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, आप पढ़ाई में डालिए, क्योंकि आप पढ़ाई में अच्छे हो। तो मैंने भी सोचा यार, और मेरे पिताजी क्या थे कि वो ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे। तो जब मैं शेयर मार्केट में था, उस समय शेयर मार्केट था सट्टा बाजार, कोई बाप नहीं चाहता था कि बेटा सट्टे बाजार में हो, और वो खासकर सीए करके, वो चाहते थे मैं किसी फॉरेन बैंक में बनूं, जो बोलते ना सिटी बैंक, बड़ा HSBC, executive बड़ा बड़ा फॉरेन बैंक में बनूं। तो वो भी ना खुश थे। तो मैंने सोचा कि यार थोड़े पैसे बन गए, ऐसा करते फॉरेन पढ़ने चले जाते हैं, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया मास्टर्स इन इंटरनेशनल बैंकिंग, मैं बैंकर बनना चाहता था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो था वो सेमेस्टर स्टार्ट होता था जुलाई में, और हमें फीस देनी होती थी 15 मई तक। मैंने 14 मई को सब शेयर बेच दिए, और फीस देने के लिए, और मैंने 2 साल की फीस अपफ्रंट दे दी, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, फिजिकल होता था, कहाँ ऑस्ट्रेलिया से बैठे, ऑनलाइन तो होता नहीं था, डैडी को समझ नहीं थी। तो मैंने 2 साल का जो भी मतलब शेयर थे मैंने बेच दिए, ताकि 2 साल तक वहां रहे। फीस दे दिए, सब फीस मैंने प्रीपे कर दिया 2 साल का। और ये था 14 मई, 29 मई को मार्केट क्रैश हो गया। 29 में 90 सेम ईयर, 91। बिल्कुल 15 दिन बाद। तो ये किस्मत थी मेरी, अगर मैं वो शेयर नहीं बेचता फीस भरने के लिए, तो ना मेरे पास एजुकेशन होती और ना शेयर का कोई वैल्यू होता। तो अभी शेयर है या बेच दी? अरे वो तो सब बेच दिए, एंड आई एम फॉर्चुनेट। अभी वाले तो है ना? अभी वाले तो नहीं तो वापस मार्केट क्रैश आ जाएगा। उसके बाद इतना लक नहीं रहा उसके बाद इतना नहीं लग रहा। तो मेरा जो स्टार्टिंग इवेंट था, आई कैन जस्ट से इट वाज गुड लक। मुझे स्टॉक मार्केट की कुछ नॉलेज नहीं थी, कोई फैमिली ट्रेडिशन नहीं थी, बस पहुंच गए एक ब्रोकर जो आज एक बहुत लेजेंडरी ब्रोकर है, और मैंने जो शेयर बेचे भी वो भी गलती से बेच दिए टू पे माई फीस। सो आई वॉज जस्ट प्लेन लकी, जो बोलते हैं ना ताश में बिगनर्स लक, तो सोचिए कि एक बिगनर्स लक था। इंटरेस्टिंग। और मेरी लाइफ में मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूं सिद्धार्थ, कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छे 3 मेंटोर मिले हैं। पहला मेंटोर मैंने जो बताया आपको, पराग पारिक का। दूसरा मेंटोर था राकेश झुनझुनवाला, द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला। और तीसरा था रामदेव अग्रवाल। एंड जब मैं उन्हें मिला, जब मैं उनसे जानता हूं, वो इतने बड़े नहीं थे, दे वर जस्ट गुड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इट वॉज जस्ट दैट आई एम लकी। तो इस मार्केट में जो कहते हैं ना कि मेहनत और वो सब करने से, यू ऑल्सो आई थिंक हैव टू हैव लक। आई वॉज लकी दैट आई मेट 3 of the most successful investors this country has produced. तो हमको आज पराग पारिक जी सुनने को मिलेंगे, राकेश झुनझुनवाला जी सुनने को मिलेंगे, और रामदेव अग्रवाल जी सुनने को मिलेंगे। तो इन सब से सीख के, किताबों से सीख के, मिक्स मैक्स करके अपना स्टाइल बना लिया। और अतुल सूरी जी मिलेंगे। नहीं, अपना स्टाइल बना लिया। इसमें आप इस मार्केट में किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी के आइडिया और किसी की किस्मत नहीं ले सकते। आइडिया आपका है और किस्मत भी आपकी लिखी है, इसीलिए सब इन्वेस्टर के रिटर्न्स अलग है। बहुत बड़े इन्वेस्टर थे जैसे राकेश झुनझुनवाला, राकेश जी बहुत ओपन थे, वो आके टीवी पे बोल देते थे कि क्या लिया है, आप जाके उनके वही शेयर ले सकते थे उनके ही भाव पे, लेकिन आपका रिटर्न्स और उनके रिटर्न में बहुत फर्क था, बिकॉज आपका एनालिसिस, आपकी कन्विक्शन अलग थी, उनकी कन्विक्शन अलग थी, उनकी किस्मत अलग थी, आपकी किस्मत अलग है। तो इस मार्केट में आप उधार की नॉलेज और उधार के लक पे नहीं चल पाते। इट यू कम विद योर ओन लक एंड ओन नॉलेज। राइट। मार्केट्स पे आते हैं अतुल भाई। अभी एफआईज का इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इमर्जिंग मार्केट में, दैट इज लाइक इन 1 year वी आर
30% और मे बी 32% अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट। करेक्ट। और मेरे हिसाब से ये 2-3 डिकेड का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। करेक्ट। सो अभी कहाँ आप देख रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट डिकेड भी हो सकता है यहाँ से बाइंग करने का, और यू थिंक कि यहाँ से एफआईज का सेलिंग ऐसे ही चलता रहेगा और इंडिया का अंडर परफॉर्मेंस ऐसे ही रहेगा? तो मैं आपको थोड़े चार्ट्स दिखाता हूं, क्योंकि मैं क्या है काफी ग्राफिक विजुअली देखता हूं, तो आपको थोड़ी समझ आएगी। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। तो पहले मैं समझा दूं, ये जो चार्ट होता है ये भाव होता है, प्राइस, ठीक है। और आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे वो जो नंबर दिख रहा है ना, वो प्राइस होता है, और नीचे जो देख रहे हैं आप, शायद थोड़ा छुप भी रहा होगा, ये होता है टाइम। तो इस टाइम पे क्या भाव था, इसको आप लेफ्ट और वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है। जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है ना, 50 स्टॉक का, तो अब बोले कि बाजार क्या कर रहा है, तो अब निफ्टी का बोलते हो, निफ्टी ऊपर था नीचे था। आप थोड़ा बोलते हो आज रिलायंस ऊपर था, इन्फोसिस नीचे था, टिस्को ऊपर था, वैसा तो नहीं है। Right. तो सब चीज का एक जो मिश्रण होता है, दैट इज द इंडेक्स। तो ये दुनिया के सब स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड का इंडेक्स है, यानी दुनिया का निफ्टी 50 समझिए। तो मतलब ये 47 कंट्रीज का हाँ, 3000 स्टॉक्स इसमें है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। तो जैसे मैं बोलूं कि ग्लोबल मार्केट्स तो इनसे हमको क्या पता लगता है दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में क्या चल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, ये मैंने लिया है 6.5 साल का। 6.5 साल क्यों? क्योंकि उसमें कोविड का फॉल भी आ जाता है, क्योंकि ये जो बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है, ये कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है। तो अब देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट पे एक डिप है, करेक्ट। ये जो डिप है, जहां पे लाल गोला आपको दिख रहा है, दिस इज द फॉल ऑफ कोविड। फिर उसके बाद जैसे वैक्सीन डिस्कवर हुआ, अब तो आप हरी लाइन के साथ वो देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, दिस इज द वैक्सीन डिस्कवरी। और कोविड के बाद जो बुल मार्केट हुआ, ये 2020 में मार्च अप्रैल घटा, उसके बाद ये बहुत बड़ा सेक्युलर बुल मार्केट हुआ। फिर आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा बीच में, आपके जो चार्ट के बीच में नीचे गया, यहां पे रशिया यूक्रेन वॉर हुई, करेक्ट, और मार्केट जो है नीचे करेक्ट हुआ। और फिर आप एक सफेद हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, यहां से मार्केट ने जो बोलते हैं हमारे भाषा में ब्रेकआउट, यानी एक न्यू हाई दिया। और आप देखेंगे आज जो ये मार्केट है, दिस इज एट लाइफ टाइम हाई। तो दुनिया की मार्केट जो है, ये सिर्फ यूएस में नहीं है, ये दुनिया की मार्केट्स में एक बहुत बड़ा बुल मार्केट चल रहा है। ग्लोबल तेजी चल रही है। ग्लोबल तेजी चल रही है, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास लाइफ टाइम हाई पे हो, यानी हमने आज तक वो भाव देखा नहीं, वो तो बुल मार्केट ही है ना। तो आज आप देख रहे हो कि दिस इज अ वेरी बिग बुल मार्केट। बीच बीच में नीचे आता है, करेक्शन आती है, बट आप देखेंगे वापस वो वी शेप रिकवर होके ऊपर हो रहा है। और यहां पे आप देख रहे हैं एक गोल्डन बॉक्स है एक्सट्रीम राइट पे, ये है लास्ट 2 इयर्स। ये 2 इयर्स में इसीलिए मैंने शेड किया है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इंडिया का मार्केट दिखाऊंगा, निफ्टी 50। तो आप देखेंगे कि निफ्टी और इसमें कोई फर्क नहीं है, बल्कि निफ्टी का चार्ट इज बेटर देन दिस चार्ट। लेकिन जो तकलीफ है वो पिछले 2 साल में हुई। तो जो बात है कि बॉस इंडियन मार्केट खराब है, ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है, हाँ, पिछले 1.5-2 साल में थोड़ा अंडर परफॉर्म हुआ है। तो ये आप जरा है जो पिक्चर दिमाग में रखिए, ये है दुनिया की मार्केट, और आगे बढ़ते हैं, ये है निफ्टी, इंडियन मार्केट। तो अब देखेंगे कोविड में हम भी घटे, और उसके बाद जो ग्रीन लाइन है, वी ऑल्सो हैड अ वेरी बिग बुल मार्केट। और जैसे वर्ल्ड ने ब्रेकआउट किया, हमने भी ब्रेकआउट किया। तो टिल अबाउट सितंबर ऑफ 2024 इंडिया वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। यही चीज 1.5-2 साल पहले जो था, इंडिया शाइनिंग या जो भी समझ लीजिए, अमृत काल की बात हो रही थी, इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। इनफैक्ट अपना मार्केट कुछ आगे ही बढ़ गया था। अनफॉर्चुनेटली कि जो पिछले 2 साल हैं, यू विल सी के दुनिया का मार्केट पिछले स्लाइड में कैसे ऊपर जा रहा है, हम साइडवेज हो गए। सो द डिफरेंस इज कि ऐसा नहीं है हमें खराब मार्केट है, वी हैव डन वेरी वेल। हाँ, कभी कभी हम थोड़े आगे निकल गए, लास्ट 2 साल में नहीं चले, वहां पे साइडवेज हो गया। साइडवेज। तो यहां पे जो कहते हैं ये एक टाइम वाइज करेक्शन है। सो इंडिया हैज रिलेटिवली अंडर परफॉर्म्ड। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है वही ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स का 2 साल का चार्ट। अब फोटो देख लीजिए, और ये है इंडिया 2 साल का चार्ट। कैन यू सी द डिफरेंस? ये जो 2 साल में ग्लोबली जो है मार्केट हैज कंटिन्यू टू मेक न्यू हाई, इंडिया साइडवेज रहा है। अब ये 2 साल में क्या हुआ है?
कोई बोलता है FI सेलिंग है, कोई बोलता है AI ट्रेड है, कोई बोलता है ये। मेरे हिसाब से इसमें 3 मेजर इश्यूज हुए हैं। इसमें इंडिया में एक ही हिट नहीं आया है, इसमें मल्टीपल जो 3 गोलियां लगी है। पहली जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये था टॉप ऑफ 2024 सितंबर में। यहां पे क्या था कि इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। यूएस से अच्छा चल रहा था, सब दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी, बट इंडिया मार्केट थोड़ी आगे निकल गई, वैल्यूएशंस महंगे हो गए और एक सेल ऑफ आया। तो अब ब्लू के बाद आप देख रहे हैं कैसे मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट ने कोशिश की बढ़ने की, फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर इश्यू हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस हटा है। तो आप देख रहे हैं 2 बार वो मार्केट नीचे आया है बीच में। फिर हमने कोशिश की कि दुनिया बुल मार्केट में चल रही थी, तो हमने फिर से कोशिश की, और उस समय आप देखेंगे कि मिस्टर ट्रंप ने इंडिया पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए। आपको पता है ना, ट्रंप टैरिफ्स वो जो पूरा लेके आ गया था, इंडिया पे 25% आ गए, तो आप देखेंगे इंडिया फिर से अंडर परफॉर्म हो गया। और लास्ट जो फॉल दिख रहा है, हमने न्यू हाई किया। लास्ट फॉल कब हुआ? जब ईरान अटैक हुआ और क्रूड जो था $60-70 से $115 हो गया। सो इंडिया में ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कॉज है, इसमें पिछले 1.5-2 साल में मल्टीपल हिट्स हुए हैं। बट इसमें सिल्वर लाइनिंग सिद्धार्थ ये है कि अल्टीमेटली ये जो है ये स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं है। क्रूड जो है $115 से आज 75 हो गया है, मुझे लगता है 65 हो जाएगा। अगर जो टैरिफ्स हैं इंडिया पे, जो स्पेशल टैरिफ्स लगे थे वो निकल गए हैं। इंडिया और यूएस में हैव अ ट्रेड डील वेरी शॉर्टली। तो जो इश्यूज जो थे इंडिया में, वैल्यूएशन 22-24 का हो गया था, वो आज 20 के करीब है। तो जो भी इश्यूज थे वो करेक्ट हो रहे हैं या हो गए हैं। तो जब भी ये चेंज होगा, ये परसेप्शन चेंज होगा, यही मार्केट जिससे आज हम परेशान हैं, पूरी दुनिया ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाह रही है, ये 3 महीने में स्टोरी बदल जाएगी। एंड आई फील दैट यू विल हैव अ बिग कैचअप ट्रेड इन इंडिया। बट अतुल भाई, ये लास्ट 3 ईयर से जो इंडिया का कंसोलिडेशन रहा है, अगर हम उसको एसोसिएट करें FI नेट सेल फिगर से इन Correct. कैश मार्केट, करेक्ट। so in last 2.5 years FIs have sold about 9 to 10 lakh crores of equities in India. करेक्ट। तो ये बेसिकली उनका जो होल्डिंग इंडिया एक्विटीज में है, दिस इज डिकेडल ऑल टाइम लो आल्सो, 15-16% है। सही है, सही। बट इज देयर एनी न्यू चेंज यू आर सेइंग कि अब चेंज होने वाला है या थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है तो FIs विल कम बैक टू इंडिया? देखिए, FIs आर अपॉर्चुनिस्ट, उनको ना इंडिया से प्रेम है ना नफरत है। राइट। जहां भी पैसा बनता है पैसा उधर जाता है। ये तो पैसे का जो एक नियम है। FI छोड़ो, इंडियन इन्वेस्टर भी वैसा ही है। 2 साल अभी इंडियन मार्केट में रिटर्न नहीं आया तो सब सोच रहे हैं कि यार SIP कंटिन्यू करेंगे। 2 साल पहले तो सब ज्ञान देते कि 10 साल के लिए चलेगा, 2 साल में ही पसीना निकल गया। तो अल्टीमेटली पैसा पैसे को खींचता है। FI भी जो है वो एक अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर है। उसका ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इंडिया से प्रेम है, किसी का प्रेम नहीं। बट कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको? तो जो मैंने बताया कि जो 3 फैक्टर्स थे, राइट, ये जब फैक्टर्स रिजॉल्व होंगे कि आपका मार्केट जब अंडर परफॉर्म करेगा तो इसका वैल्यूएशन जो है अपने आप थोड़ा कम आ रहा है, वैल्यूएशन करेक्ट होगा, अर्निंग्स इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ। एक वो होगा। दूसरा जो है इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड डील के कारण वो जो परसेप्शन है कि टैरिफ का जो प्रॉब्लम है, परसेप्शन आल्सो आई थिंक ट्रेड भी नहीं हो रहा है ना, ट्रेड भी नहीं हो रहा है। कई इंडस्ट्रीज में, बिजनेस मूवमेंट इज वेरी टेक्सटाइल्स है, ऐसे हैं, उनमें काफी फर्क पड़ा है। बहुत से लोगों पे, बहुत इंडस्ट्रीज में प्रेशर पड़ा है। And the new scheme which government or RBI has introduced, FCNR, FCNR will this impact the flows? यस, आई थिंक सो। इसीलिए आप जो बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट देखेंगे, और खासकर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक और PSU बैंक में अलग है। राइट, बिकॉज ये जो FCNR फ्लोज है, इनका मेजर मोबिलाइजेशन होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसीलिए आप देखेंगे लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन PSU स्टॉक नहीं चल रहे हैं। बिकॉज ये जो FCNR फ्लोज हैं, द फ्लोज, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगा, दैट इज लाइकली टू बी अट्रैक्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसलिए रिसेंट आप देखेंगे कई दिनों में, पिछला हफ्ता 10 दिन में प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं। या सो कमिंग बैक टू दैट FII क्वेश्चन, कि FII भी जो है कि जैसे हवा बदलेगी, जो आज आउटफ्लो है दैट कैन ऑल्सो चेंज। सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। स्ट्रक्चरली ऐसा ही बात नहीं है कि इंडिया में सब खराब है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कि इट इज नॉट अ फैंसी ट्रेड। कोई बोल रहा है AI ट्रेड में है, वो भी एक टेम्पररी चीज है। नो ट्रेड इज फॉर एवर। या आज AI ट्रेड है, कल बोलेंगे AI ट्रेड यूफोरिया है।
ये क्या है, बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हैं, परसेप्शन चेंज होने में एक हफ्ता लगता है, एक महीना लगता है। तो जब ये परसेप्शन चेंज होगा, बेसिक चीज सिद्धार्थ ये है कि बस स्ट्रक्चरली नथिंग इज ब्रोकन इन इंडिया, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन। और अगर आपके जो प्रॉब्लम जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं 3 ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे हैं, एट सम स्टेज द परसेप्शन विल चेंज। और यही जो इंडियन इन्वेस्टर आज पूरा फॉरेन इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कोरिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई ताइवान में, अरे मैं आपको दुनिया का मैप दिखा दूं, आपको कोरिया मिलने पे नहीं मिलेगा, ताइवान कहाँ है वो मिलने पे नहीं मिलेगा, लेकिन आज सबको इन्वेस्ट करना है। और यही चीज जो है ये चेंज हो जाती है। इट इज अ परसेप्शन, अल्टीमेटली मनी चेसेस रिटर्न्स। जैसे यहाँ रिटर्न्स को भनक पड़ेगी तो आ जाएंगे सब, अपने आप आ जाएंगे। अल्टीमेटली एक फियर है अतुल भाई कि यहाँ पे एफआईज का फ्लोज लास्ट 3 ईयर से काफी वीक रहा है, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फ्लोज हैव इवेंचुअली बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। सो लास्ट 3-4 इयर्स एसआईपीज, डोमेस्टिक फ्लोज, जितना भी सेलिंग गोरे का हुआ तो अच्छे से एब्जॉर्व हो गया। करेक्ट। तो एज ए इंडियन इन्वेस्टर सबको फियर होता है कि कभी डोमेस्टिक फ्लो बंद हो गया या एसआईपीज बंद हो गई तो हम इतने सक्षम हैं कि गोरे का इतना सेलिंग सहन कर पाएंगे। माल कब बिकता है? जब बायर है। ठीक है, आप एक हाइपोथेटिकल बोल रहे हो कि यार डोमेस्टिक के फ्लोज बंद हो जाएंगे, यानी बायर कम हो जाएंगे। अगर बायर कम हो जाएंगे तो माल भी कम बिकेगा। आज एफआई इसलिए बेच रहा है क्यों? बायर है। फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर। करेक्ट। अगर बायर ही कम हो गया तो बिकेगा भी नहीं। तो बिकेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि एफआई को तोड़ के कुछ आके बेचेगा, ऐसा कोई इस इशू में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्या है कि वो सेलर को एक एग्जिट मिल रहा है, आज उसको वो पैसा लेके कहीं और डाल रहा है, उसको एआई ट्रेड खेल रहा है, तो इस जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में डाल रहा है, यहां पे भर जाएगा तो वापस इस जेब में आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली जो है एफआई का कोई इंडिया से लव या हेट नहीं है, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी परसेप्शन बदलने में 1 महीना लगेगा। 2-3 ब्रोकर का, इंडिया फॉरेन ब्रोकर का आएगा रिपोर्ट, कोई भी कारण होगा, हमें नहीं पता कब आएगा, क्यों आएगा, बट आप देखेंगे कि ये जो फ्लोज नेगेटिव है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इट जस्ट टेक्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी आपने बोला कि क्रूड के अंदर बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, यूएस ईरान वॉर, क्रूड वेंट फ्रॉम $60 to $120। करेक्ट। सो व्हाट इज योर ट्रेंड शोइंग हियर? क्या लग रहा है क्रूड में आपको यहाँ से? तो आज अब जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये है क्रूड का चार्ट। ठीक है, सो व्हाट यू विल सी इज के यहाँ पे दो बीच में आप देखेंगे 2026 जो है स्टार्ट में क्रूड जो था $60-70 की, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं, $60-70 था। जैसे ईरान पे अटैक पड़ा तो ये 60-70 वाला जो क्रूड है आप देखेंगे बिल्कुल रॉकेट की तरह 115 तक चला गया। तो ऑलमोस्ट जो बोलते हैं डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। फिर जो बीच में ऐसा लगा कि कुछ एग्रीमेंट्स हो जाएंगे तो वापस एक बार घटा, फिर वापस ऊपर 115। तो आप देखेंगे कि ये जो है एक अल्फाबेट एम की तरह है। अब विजुअली देखेंगे एक एम की तरह है, इसको हमारे भाषा में डबल टॉप भी बोलते हैं, यानी एक एसेट क्लास जो बढ़ता है वो घटता है, फिर कोशिश करता है बढ़ने के लिए, लेकिन वो पहले के लेवल के ऊपर नहीं बन सकता। और अभी जो देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल व्हाइट लाइन आपको दिख रही है डॉटेड, वो उसके नीचे चला गया है। तो ये जो है क्रूड की रैली जो इस इवेंट के कारण हुई थी, दैट हैज ब्रोकन। वो सट्टा जो बोलते हैं वो टूट गया है, एंड क्रूड विल वी थिंक कम बैक टू $65। $65 जहां से स्टार्ट हुआ था, ऑलरेडी 75 है। सो व्हाट इज योर 1 ईयर रेंज फॉर क्रूड? मेरे हिसाब के क्रूड विल रेंज बिटवीन 65 एंड लोअर। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है सिद्धार्थ के मिडिल ईस्ट में इतना ऊपर नीचे हो गया है, राइट, और काफी सारा रिकंस्ट्रक्शन होना है। ईरान में ही आप 300 बिलियन की बात सुन रहे हो, राइट, यूएई है, सऊदी है, इन्होंने अब 3-6 महीनों में इनका काफी डिसरप्शन हुआ है, तो इनको जो है रीबिल्ड करना है, राइट। इनको डिफेंस बिल्ड करना है, इनको पाइपलाइंस रीबिल्ड करनी है। और मिडिल ईस्ट में इतना खर्चा होगा, लेकिन उनके पास करेंसी एक ही है और वो है तेल। तेल, वो तेल निकाल के बेच के ही पैसा ले सकते हैं ये सब बनाने दूसरा के कोई लिए। तरीका नहीं है। और आपने देखा होगा कि ओपेक भी स्प्लिट हो गया है, Yeah. जो एक कार्टेल होता था जो प्राइस को कंट्रोल दैट करता इज था, वीकेंड डाउन। दैट इज वीकेंड। सो इस हिसाब से कि अगले कई साल, 2-3 साल, मिडिल ईस्ट में जितना तेल ये लोग निकाल के बेच पाएंगे ये बेचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उस पैसे से उनको ये रीबिल्ड करना है। मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो रीबिल्डिंग है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए।
बिकॉज एक तो है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, और दूसरी बात क्या होती है कि वहां पे जो वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट्स हैं, राइट सीनियर मैनेजमेंट्स है, बहुत इंडियन ओरिजिन के हैं, एंड इंडिया हैज गुड रिलेशंस, सो दिस कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन द एरिया ऑफ केपेक्स एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज, कि ये जो रीबिल्ड हो रहा है मिडिल ईस्ट का, इंडिया विल पार्टिसिपेट, So- एंड दैट कैन बी अ ट्रिगर इन द फ्यूचर. beside this infrastructure theme, this entire event which US Iran has happened, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या अपनी कंट्री के लिए ऐसी कोई बड़ी थीम आपको नजर आ रही है जो इंडिया के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक है, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई लर्निंग हिंदुस्तान के लिए जो वो ये सीखे कि अगर हमारे पास तेल नहीं है तो हमको हमारी लाइफ बिना तेल के कैसे जीनी है? तो ऐसे कोई बड़े सेक्टर, बड़े थीम जो तेल से हट करके आपको समझ में आ रहे हो? तो जो थीम की आप बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इंडिया में थीम्स क्या बन रही हैं, तो मैंने बहुत साल पहले उदय कोटक को सुना था. उन्होंने एक वो सेमिनार, एक्चुअली राकेश झुंझुनवाला मेमोरियल सेमिनार था, और उन्होंने बोला था कि किसी कंट्री को भी सुपर पावर बनने के लिए दो चीजें चाहिए. करेक्ट? इंडिया की इच्छा है या क्षमता है, पोटेंशियल है, डिजायर है कि हम एक सुपर पावर बने. दे शुड बी इंडिपेंडेंट इन टू थिंग्स. वन इज वेपन्स एंड सेकेंड इज एनर्जी. वेपन्स ओके, एंड एनर्जी. कोई कंट्री जो है इन दोनों के बगैर सुपर पावर नहीं बन सकती. नहीं बन सकती. अब देखिए अमेरिका, उसके पास वेपन्स है, वेपन्स है और उसके पास एनर्जी एनर्जी है. है, रशिया सुपर पावर था, उसके पास वेपन्स थी, उसके बाद एनर्जी एनर्जी है. थी, चाइना है, उसके पास वेपन्स है बट एनर्जी नहीं है. एनर्जी नहीं, दे आर मिसिंग आउट. बट नाउ दे आर कन्वर्टिंग टू ऑल्टरनेटिव एनर्जीज. या जो इलेक्ट्रिक और जो है अडॉप्शन रिन्यूएबल्स जो एनर्जी है, अब गाड़ियां देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो चाइना से बनती है. चाइना इज एक्चुअली अंडरस्टूड दैट, एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स. या तो उस हिसाब से जो इंडिया भी है, अब देखेंगे पिछले कई सालों में इंडिया का जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत डोमेस्टिक की तरफ बढ़ा है. यस, इसको बहुत टाइम लगता है. सो वी आर नेट एक्सपोर्टर. या सो इसको बहुत टाइम लगेगा कि वी विल बी एबल टू मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट. दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया Yeah. है. सो डिफेंस जो है गवर्नमेंट केपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. और ये डिफेंस ये रहेगा 5-10 years, मुझे लगता है लॉन्ग वे कि टू गो. मुझे लगता है कि ये स्प्रेड होगा. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली डिफेंस में जो है इंडिया की 5-6 PSU कंपनीज है, और हमें पता है कि PSU कंपनीज में इतनी ही एफिशिएंसी होती है. या बट आप देखेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स में है. आई मीन आई डोंट वांट टू नेम इट, बट आप हाँ, देख सकते छोटे हो छोटे वैल्यू चेन में वो वैल्यू लोग- चेन में है. तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू है. जैसे अभी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, करेक्ट? इट हैज डन वेरी वेल इन ऑपरेशन सिंदूर. या आप देखेंगे कि कितनी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. या रिसेंटली यूएई ने भी यूएई demand में किया किया, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है. तो इस हिसाब से डिफेंस की जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग, एंड दैट इज कीपिंग इन इंडिया आवर स्ट्रेटेजिक नीड Yeah. टू बी इंडिपेंडेंट इन वेपन्स. एब्सोल्युटली. सेकेंड एरिया जो है वो है एनर्जी. एनर्जी में वी आर हॉरिबली डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट. हमने देख लिया है, एक्सपोज्ड है पूरा. एक्सपोज्ड है. और अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में भी ठीक है हम बात करते हैं, बट ऐसा कोई ग्लाइड पाथ नहीं है दैट हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट होने के लिए सालों साल डिकेड्स लगेंगे. और जो भी इनिशिएटिव्स है, इट इज मोर ऑफ लिप सर्विस. सो आई फील दैट इज अनदर एरिया वेयर वी सी बिग इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन, Yeah. कि इंडिया विल बी एनर्जी एफिशिएंट. efficient, independent. So these are very, very big areas that will play out. सो आउट ऑफ over the दिस years. मिडिल ईस्ट क्राइसिस, जैसे कोविड ने हमको डिजिटलाइजेशन समझाया, एंड 5 years वी हैव ग्रोन इन डिजिटल. ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हैव टॉट अस कि हमको तेल पे निर्भर नहीं रहना है, Correct. दूसरा माध्यम होना चाहिए हमारे फैक्ट्रीज चलाने के लिए, कंपनीज चलाने के लिए. And that government of India has realized. Do you think that some of the reforms or the major focus has to come, or it is inevitable it will come? नहीं, वो होना ही है, होना ही है. अब देखिए ये जो वॉर हुआ है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक कर दिया. वो आगे भी कर सकता है, बिल्कुल. उसको क्या लगता है? ऑप्शन तो है. मैं बोला ना $50,000 में कर सकता है. वो 5 ड्रोन ऊपर भेज देगा, $10,000 का तो उनका ड्रोन है. वो 5 शिप पे डाल देगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा. कोई शिप नहीं जाएगी, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी. तो ये उनके लिए एक
वर्ल्ड को ब्लैकमेल करने का एक औजार है। तरीका हो गया। और वो यूज करते रहेंगे, वो यूज करते रहेंगे। तो उस हिसाब से इंडिया विल हैव टू लुक एट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एक एनर्जी में भी बहुत, ये मतलब हम जियोपॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट Yeah. नहीं है, बट क्वेश्चन इज के एज इन्वेस्टर्स इनमें अपॉर्चुनिटीज आती। अल्टीमेटली जो बड़े ट्रेंड होते हैं, मेगा ट्रेंड्स हैं, जो उन्होंने स्टार्ट में बोला कि अल्टीमेटली ये थीम से बड़े ट्रेंड होते हैं, और इन थीम्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप फिर एक अच्छी कंपनी ले ले, तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो मुझे लगता है कि डिफेंस और एनर्जी दो बड़े थीम निकल के आ बहुत बड़े थीम है। और प्राइवेट सेक्टर में जो डेटा सेंटर्स हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देखें तो सबसे जो बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो रहा है दैट इज इन डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स में अब देखिए कि ऑलमोस्ट जो है हमारा 25 बिलियन का जो कमिटमेंट्स है नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में डेटा सेंटर्स में, Yeah. और सब मेजर प्लेयर्स हैं जो हैं, Amazon है, गूगल है। एंड सब- इवन इन बजट द स्कीम केम कि आप यहाँ सेटअप करेंगे फॉर 2047 इट विल बी बिल्कुल। टैक्स फ्री। तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली जो डेटा सेंटर्स में जो एलोकेशन होना है वो इतना ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे करें। कितना $25 बिलियन का हाँ, अलोकेशन allocation, allocation. $25 बिलियन। यस, और ये बढ़ रहा है, जैसे कल Amazon ने अनाउंस किया और 20 बिलियन। करेक्ट। तो ये जो नंबर बढ़ रहा है, तो ये एक और तीसरी बड़ी थीम है जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स में है। अब हम इसको कैसे पार्टिसिपेट करें? जैसे डिफेंस है तो डिफेंस स्टॉक्स बहुत सिंपल है, मुश्किल से 10 अच्छे स्टॉक हैं उसमें। राइट। एनर्जी में इमर्जिंग आएंगे, ऑल्टरनेटिव्स का जो आएगा अभी भी नेसेंट स्टेज में है। बट डेटा सेंटर में हाउ आर वी प्लेइंग और पार्टिसिपेटिंग? तो हमें क्या लगता है कि जो डेटा सेंटर है, एक तो है आप वो कंपनी ले लीजिए जो डेटा सेंटर लगा रही है, तो वो है Amazon, गूगल। अब उसमें लेके कुछ वो तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना है, बट हमें इंटरेस्ट उन कंपनी में है जो इन डेटा सेंटर्स को माल सप्लाई करेगा। बिकॉज एक डेटा सेंटर एक फिजिकल एसेट है, राइट। वो बनाना पड़ता है, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, अंदर जो आप प्रोसेसर्स डालोगे, कूलिंग डालोगे। एसी चाहिए, तो पानी ये जो चाहिए। स्लाइड दिखाती है, ये आपको ये दिखाती है कि अगर 100 रुपए मुझे डालना है एक डेटा सेंटर में, तो उसका पैसा कहां जाएगा। और हमारा काम है एज इन्वेस्टर्स टू रियलाइज कि इसमें कौन सी कौन सी कंपनी कंपनी है। और आप देखेंगे कि उस कंपनीज में जैसे ऑर्डर्स फ्लो होंगे, जो है कि ग्रोथ होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी। और अगर 3 to 5 इयर्स का हमें एक जो विजिबिलिटी है, यू विल रियलाइज कि दीज सेक्टर और थीम्स विल प्ले आउट। सो क्लियरली आप देखेंगे कि सबको पता है कि 100 में से 30 रुपए 30% पावर में लगता है। डेटा सेंटर्स आर हाई पावर कंजम्पशन प्लेसेस, या सो यू हैव टू लुक फॉर दोज कंपनीज विच आर लाइकली टू बी पावर सो सप्लायर्स। पावर सप्लायर्स हो गए। पावर सप्लायर्स है, बैकअप है, ऑल्टरनेटिव एनर्जीज है। तो पावर एक बहुत बड़ा पावर consumption। सप्लायर्स में जेनसेट आ और गए। पावर से दूसरी बात क्या है कि वो वन टाइम नहीं है, या पावर तो लगता ही जाएगा, लगते ही जाएगा। एक बार आपने सेटअप किया फिर आपको जरूरत नहीं है। सो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस हो गए, बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे मार्केट, हम्म। आज कहने को हमारा मार्केट कुछ नहीं कर रहा, बट बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स, रोज आप देखेंगे 10-15 स्टॉक न्यू हाई कर रहे हैं। उनमें थीम क्या है? उनमें थीम है कि वो इन किसी में कहीं पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाले हैं। इवन ऑप्टिक फाइबर हैज डन वेरी वेल। करेक्ट। तो जैसे आप देखेंगे कनेक्टिविटी है, वहां पे केबल लगेंगे। या आप देखेंगे बिल्डिंग है कि जो बनाएंगे डेटा सेंटर्स, फिजिकल कूलिंग टावर्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पे जो कूलिंग टावर्स Centralized AC एसी वाले हैं Yeah. वो बेनिफिट करेंगे। इक्विपमेंट लगेंगी, बहुत सारे अंदर जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगती हैं, जो इनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो चलेंगे। तो दीज आर द बेनिफिशरीज। आपको क्या है कि मैं स्टॉक्स के बारे में आज बात नहीं कर सकता, बट आपका काम है कि इसको लिंक करना। सो मोटी बात है कि 3 बिग थीम्स है, डिफेंस will continue, energy transition, एंड द डेटा सेंटर and third is data centers। और ये क्या है, ये इन एरियाज में बहुत से जो हमारे पुराने लेगेसी कंपनीज है वहां वो नहीं है। आप देखेंगे कि निफ्टी जो है साइडवेज है, साइडवेज है, बहुत से कंपनीज इनमें नहीं है, नई कंपनीज आ रही हैं। और इसीलिए आप देखेंगे जो मिड कैप स्पेस में बहुत से स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लार्ज कैप में नहीं है। इसलिए निफ्टी मिड कैप is outperforming Nifty large cap. या And that is because the themes that are likely to move in the next 3 to 5 years are in the mid cap space. And for you as investors, that's an opportunity.
बिकॉज जो मिड कैप स्टॉक होता है इट इज नॉट येट फुल्ली डिस्कवर्ड, वहां पे फिर भी एक जूस रहता है. सो द एम इज टू आइडेंटिफाई कंपनीज Yeah. दैट आर बेनिफिशरीज फ्रॉम दीज थीम्स एंड अल्टीमेटली इन्वेस्ट इन दैट. अतुल भाई, अभी ये मॉनसून इज लाइक इनिशियली स्टार्ट हुआ है, बट इट इज 30% short of what was supposed to happen. करेक्ट. Is there any concern? Have you seen any of the good reports or have you done research कि मॉनसून आगे कैसे प्ले आउट करेगा? Because it is very important for us. इट्स वेरी ट्रू दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. बट दूसरी बात क्या है, मैंने सालों में ये भी सीखा है कि हर चीज के लिए भी नहीं डर सकते, हर चीज के लिए भी चिंता नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अननोन्स. अब मॉनसून है, एक एब्सोल्यूट नंबर है कि समझो 30% डेफिसिट हुआ, बट जितना इंपॉर्टेंट है शॉर्टफॉल, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन. बिकॉज इंडिया में जरूरी बात यह है कि बारिश की कमी नहीं है, बट कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे बहुत कम हो जाती है. यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है. जैसे बंबई की सिटी है, ठीक है, बॉम्बे सिटी है, जो मेन बॉम्बे है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, हम तो कई कई दिन लोग ऑफिस भी नहीं आते. बट ऐसा है कि किसी ने 1 लीटर भी उसको स्टोर किया हो. जो पानी बॉम्बे को Possibility आता नहीं है है. वो लेक से आता है. लेक से सो आता है, वही एसेंशियली चला अगर जाता है. बॉम्बे में बारिश नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, Right. लेक्स में बारिश होनी चाहिए, क्यों हमारा जो पानी है वहां से आता है. सो नेट नेट इंडिया में भी साइज और क्वांटम ऑफ शॉर्टफॉल इज नॉट सो इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पे पानी की जरूरत है वहां चला जाए. वहां पे चले जाए. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो क्या है कि ये जो चीजें हैं सिद्धार्थ, आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स कि हम हर चीज पे इतना नहीं स्ट्रेस कर सकते. फोकस नहीं करना अगर चाहिए. अगर अगर जो चीज मोटी मोटी जो है समझ आ रही है उसमें कीजिए, फिर हमको वो देखना पड़ेगा कितना शॉर्टफॉल है. एंड दिस इज नेचर यार, इसमें क्या प्रिडिक्शन है, I know. कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी. अब कहाँ पे हमें इतनी नॉलेज है यार, स्टॉक मार्केट भी देखें कि वेदर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो इतना सब जो है नहीं होता. हाँ, अगर हो गया तो फिर देखेंगे भाई कौन से सेक्टर्स पे इंपैक्ट होता है, कैसे. क्या होता है? मोटा काम जो है कि बड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना. जैसे हमने 3 ट्रेंड की बात करी, तो थिंग इज टू गेट द बिग थीम, द बिग Big स्टोरी. picture, big- और उसमें देन इफ यूर एसोसिएट एबल टू गेट गुड स्टॉक, गुड कंपनी, अर्निंग्स है, क्रेडिबिलिटी है, देन यू आर एबल टू राइड अ ट्रेंड. सो अभी ये भी चर्चा है पूरे दुनिया में कि फेड रेट हाइक करेगा, सो दैट विल समहाउ स्क्वीज द लिक्विडिटी करेक्ट, ऑफ एंटायर वर्ल्ड. करेक्ट. तो इंडिया ने ऑलरेडी अंडर परफॉर्म किया है इमर्जिंग मार्केट्स को. इन केस फेड हाइक्स द रेट, विल इट इम्पैक्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ फ्लोज स्पेशली? सो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है कि यूएस में लास्ट वीक जो नया फेड चेयरमैन है, उसकी वर्डिंग से लोगों को लगा कि शायद फेड जो है रेट हाइक करेगा. फेड रेट हाइक करने से क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है यूएस में बढ़ते हैं. जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं दे आर नॉट गुड फॉर इक्विटीज. करेक्ट, दे आर नेगेटिव फॉर इक्विटीज. जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो जो डॉलर है वो भी बढ़ता है, तो इट्स नॉट गुड फॉर इक्विटी, इमर्जिंग मार्केट्स, कमोडिटीज. जनरली ये देखा गया है. बट मुझे लग रहा है कि आई डोंट सी दैट इन्फ्लेशन जो है, फेड जब रेट करता है जब इन्फ्लेशन का डर होता Right. है, मुझे लगता है कि द वे आई सी क्रूड फॉलिंग और द वे यू आर सीइंग द करेक्शन इन कमोडिटीज, राइट. मुझे लगता है विद अ लैग, इन फैक्ट लैग टाइम, ओके. in fact inflation may not go up, in fact prices may come इट विल down. कम डाउन. Because क्या होता है कि जो कमोडिटी जब भाव बढ़ता है उसका जो है थोड़ा लैग इफेक्ट होता है, 3 महीने 6 महीने जो क्रूड का इम्पैक्ट होता है. बट अगर क्रूड जैसे घट रहा है, जैसे मैंने बोला कि हमें लगता है कि ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा एंड इट विल स्टे देयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जो इन्फ्लेशन है शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स होंगी, बिकॉज वी आर फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. But in the next few months, we will see the impact or the benefit of lower crude prices. तो रिवर्स भी हो सकता है. तो उस हिसाब से मुझे scenario. नहीं लगता कि यूएस में interest rates will go up considerably. Yes, short term globally concern है, because we are Right. seeing the pain of price of crude going up. Yeah. But already हमें दिख रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन में क्रूड घट गया है, and this can be a game changer for inflation globally. Yeah. So I personally think that we are not So in a if it is a low inflation, low interest rate, then the growth could come back very sharply. करेक्ट. तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि आप देखेंगे यूएस में Hmm. बॉन्ड यील्ड्स आर प्रीटी हाई कंपेयर टू हिस्ट्री, बट यस येट यूएस में जो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर फैंटास्टिक. Yeah. इस इंटरेस्ट रेट्स में भी अगर इतने अच्छे कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं
तो सोचिए कि एट सम पॉइंट इन टाइम अगर इंटरेस्ट रेट्स कम करे या कॉर्पोरेट अर्निंग थोड़ा स्लो डाउन हो, द यूएस फेड हैज अ लॉट ऑफ मार्जिन। Yeah. ऐसा नहीं कि आधा टका 8% बॉन्ड यील्ड्स है, दे आर 4% प्लस। More than 4%. So there is a lot of space Yeah. for the US Fed to cut in the future. तो फिर अपसाइड फिनोमिनल हो सकता So है it across is globe. so And ultimately even your charts are showing that. कि दुनिया में यूएस इज शॉकिंग। Hmm. यूएस स्ट्रेंथ, यूएस कॉर्पोरेट, हम कभी कभी क्या है पॉलिटिक्स देख के यूएस पे नेगेटिव हो जाते हैं कि क्या बेकार है, क्या है वो, उनके गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके प्रेसिडेंट्स क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ देखेंगे यूएस इज एट अ डिफरेंट लेवल। और खासकर ये जो एआई ट्रेड है इसमें आप देखेंगे कि दुनिया के जो भी है एलएलएम्स आप यूज करते हैं, कंपनीज हैं, वेदर इट इज क्लॉड, वेदर इट इज चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक, जो भी है, ये सब कहाँ बन रहे हैं? यूएस में। यूएस में बन रहा है। यहाँ भी जो अगला जो ट्रिलियनर बना है एलॉन मस्क, वो है साउथ अफ्रीकन ओरिजिन का, बट वो बैठा कहाँ है? यूएस में। यूएस सिटीजन है। तो जो वेल्थ क्रिएशन है दुनिया की जो टॉप कंपनीज है, 10 कंपनीज है, यू विल फाइंड दैट दे आर ऑल यूएस बेस्ड एंड दे आर ग्रोइंग। इनका जो ग्रोथ रेट है ये बेस पे भी ग्रो कर ये रहा है। बेस। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जो टॉप 5 या 10 कंपनीज है वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, राइट। इसलिए हमारे निफ्टी में चमक नहीं है। चमक नहीं है। उनके जो टॉप 10 कंपनीज है दे आर ग्रोइंग एट सच फिनोमिनल पेस इन स्पाइट ऑफ सच अ बिग बेस। और हम सोच रहे हैं कि वो क्यों नीचे आएगा यूएस। एग्जैक्टली जैसे कोरिया है, राइट। हम सोचते रहे कोरिया इतना बढ़ गया, बट आप जो इनकी जो मेजर जो फ्लैगशिप जो सेमीकंडक्टर सैमसंग है, अगर आप उनकी अर्निंग्स देखेंगे तो इट विल शॉक यू कि एक्चुअली दैट मार्केट लुक्स चीप। ऑफ लेट अतुल भाई ये एआई का ट्रेड ग्लोबली थोड़ा क्रैक हुआ है एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन लास्ट 2-3 साल से गोरे का पैसा बाहर गया। बट इज दिस कंप्लीटली गुड टू अंडरस्टैंड दैट ये कंसोलिडेशन में चला गया है या वो ये एआई का थीम अभी भी जारी रहेगा? क्या लगता है आपको इसमें? तो जैसे 2000 में हमने देखा था, 2000 में जो एक आईटी बुल मार्केट था, राइट। ठीक है, वो इंटरनेट बूम था जो बोलते हैं, .com जो बूम था, राइट। ठीक है। तो .com जब बूम हुआ स्टॉक भी बढ़े, बट आप देखेंगे कि उसके बाद जो .com बस्ट हुआ, राइट, शेयर्स के भाव नीचे आए, बट ऐसा नहीं है कि हमने .com या खो इंटरनेट दिया। यूज करना बंद कर कर दिया, दिया। बल्कि इट एक्सपोनेंशियली वेंट अप। सो एक है एआई को यूज करना और दूसरा है एआई स्टॉक्स, वो दो अलग चीज दो है। अलग चीज है। मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन एंड यूज ऑफ एआई इज Will गोइंग go टू up. गो अप एक्सपोनेंशियली। कुछ जो आदमी एआई यूज करता है वो उसका दीवाना है, जैसे मैं हूं। आई एम क्रेजी अबाउट यूजिंग एआई एंड द फ्यूचर इज गोइंग टू चेंज ड्रामेटिकली। हाँ, बट एआई स्टॉक्स में वहां पे एक वैल्यूएशन फैक्टर आता है, वहां एक एक्सेसेस आते हैं, तो एआई स्टॉक्स में आप हो सकता है, बट वही फ्लोज इंडिया में भी तो आ सकते हैं अगर गए थे तो। वो भी हो सकता है। दैट अल्टीमेटली, जैसे मैंने कहा कि पैसा रिटर्न ढूंढता है, आज रिटर्न उन एआई प्लेज में है तो पैसा उधर जा रहा है, कल वहां पे अगर लोगों को एक्सेस लगा और लगा कि भाई यहाँ इंडिया में कोई कारण हो रहा है तो पैसा वापस आ सकता है। अल्टीमेटली मनी चेसेस मोमेंटम, सिंपल। अभी चार्ट्स पे आपको बड़े ट्रेंड, बड़े सेक्टर्स कहाँ तेजी नजर आ रहा है? बड़ा तेजी कहाँ? आईटी में आ रहा है, फार्मा लग रहा है, कहाँ आपको बड़ा तेजी लग रहा है? तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूं, बट मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि इस मार्केट में ट्रेंड्स कहाँ पे है। क्योंकि क्या होता है, एक तो होती है सोच, डिस्कशन, बट नेट कुछ होता है एक क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल। तो ये जो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे बहुत से नंबर हैं, पर इसलिए इसको रंग बिरंगी भी किया हुआ है कि आपको शायद नंबर पढ़ने नहीं पड़े। हम एक रिसर्च करते हैं कि अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रेंड है, क्योंकि जो इन्वेस्टिंग है, एक तो है स्टॉक लेना, स्टॉक तो ले लिया, बट आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स आते हैं वो सिर्फ उस स्टॉक की परफॉर्मेंस पे नहीं करते, बट क्वेश्चन होता है कि वो सेक्टर या थीम चल रहा है कि नहीं। जैसे आपने देखा 2 साल पहले डिफेंस स्टॉक चले तो सब डिफेंस स्टॉक चले थे, राइट। आपने ये ले लिया, वो ले लिया, पैसा बना। सेक्टर चला पूरा। रेलवेज चले, सब रेलवे स्टॉक चले, और जब घटे तो सब घटे, राइट। आपको कहीं प्रोटेक्शन नहीं था। तो बड़ी बात है कि मुझे लगता है 70 to 80% ऑफ रिटर्न जो आता है वो आता है कि अगर आपने सही सेक्टर पकड़ लिया, सही थीम Right. पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, फिर उसमें आपको एक ठीक ठाक स्टॉक पकड़ना है, एक या जो ठीक है, उसमें स्टॉक गलत भी गया तो पैसा तो बनेगा, कम बनेगा, बनेगा। बिकॉज वो थीम चल रही है, राइट। वो थीम चल रही है। सो ये है हम कैसे थीम पकड़ते हैं। सो इंडिया में अल्टीमेटली हमने देखा कि हमने अपने इंडेक्सेस बनाए हैं, और ये है इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडेक्स। तो ये इंडेक्सेस नहीं है, मार्केट में नहीं है, ये हमने खुद बनाए हैं। जैसे आप फर्स्ट में देखते हो केबल्स, राइट। ठीक है, केबल और वायर।
4-5 ही कंपनी है, बट एक बहुत जरूरी सेक्टर है और इसके कोई इंडेक्सेस नहीं है। तो उसी तरह हमने 45 अलग यूनिक इंडस्ट्री इंडेक्सेस बनाए और हर एनएससी 500 स्टॉक, एनएससी 500 स्टॉक इसीलिए कि टॉप 500 कंपनी है, ये है 96% ऑफ मार्केट कैप, Right. यानी मोटा मोटा पूरा मार्केट पूरा मार्केट है। राइट। वो हमने किसी हर सेक्टर में एलोकेट किया और इसको हम 3 प्राइस बिहेवियर से देखते हैं। 52 वीक्स यानी 1 साल, ओके, 26 वीक्स यानी 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 13 वीक्स इज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। और इसमें हम प्राइस मूवमेंट, वोलेटिलिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, 3 चीजें इसमें मैथ्स है वो करते हैं। बट क्या होता है कि हमें एक रैंकिंग समझ आ जाती है कि कौन सा सेक्टर किस टाइम फ्रेम में चलता है, राइट। और फिर हम इसको इक्वलाइज करते हैं और इसको रैंक करते हैं। जो हरा रंग है दैट इज आउट परफॉर्मर, जो लाल रंग है दैट इज अंडर परफॉर्मर, येलो और ऑरेंज इज द मिक्स्ड। सो आपको दिख जाएगा कि मोटा मोटा सबसे ज्यादा हरे रंग कहां पे। सो फर्स्ट इज योर केबल एंड वायर्स, तो वही जो हम बात कर रहे थे पहले, डेटा सेंटर्स की, घूम फिर के 4-5 स्टॉक ही है। तो यहाँ बड़ा तेजी लग रहा यहाँ पे है तेजी, और लग भी नहीं रहा, ये है। है। अब जाके देख लीजिए, मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स आर नियर लाइफ टाइम हाइस। सो सेकंड इज इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल so that मशीनरी, is part of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग और ऑल्सो लिंक्ड टू लिटिल बिट ऑफ द डेटा सेंटर काइंड ऑफ प्लेस। Okay. क्लासिफिकेशन जो है, इफ यू कीप ऑन रीडिंग दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि ये है मार्केट में ट्रेंड कहां पे है, एंड एज अ इन्वेस्टर अपनी कोशिश रहेगी इन सेक्टर्स में एलोकेट करने की। एंड थर्ड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज थोड़ा कम बात होता है, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स। तो टेक्सटाइल एंड So अपैरल, this is very early indicator, I guess, because अभी सारे FTS साइन हुए, यूरोप, UK, USA, करेक्ट, but your indicator is showing it is a top 3 कि sector. ऑलरेडी इसमें जो है मार्केट में क्या है, टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री थी जिसका कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत हाँ, लास्ट सब लोग भूल गए थे, कंसोलिडेशन, भूल गए थे इस सेक्टर Yeah. को। बट क्या हो रहा है कि अभी जैसे इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, यूके के साथ कर रहा है, यूरोप के साथ कर रहा है, यूएस के साथ कर रहा है, तो इंडिया टेक्सटाइल्स जो है, जो आज टैरिफ्स के कारण बहुत बुरा हाल है, दीज कैन एक्चुअली टर्न अराउंड एंड दीज कंपनीज कैन डू वेरी वेल। इसीलिए जो रैंकिंग में जो दिख रहा है It is on कि top ये 3. एक सेक्टर जो है टॉप 3 में आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस हिसाब से वी आर एबल टू कैप्चर। सो हमारी कोशिश रहती है कि जो टॉप 10 सेक्टर्स है या टॉप 10 इंडस्ट्रीज है, मोटा मोटा पैसा हमारा वहां एलोकेट होना। बिकॉज बात क्या होती है कि जहां पे वो सेक्टर या थीम चलती है वहां पे पैसा होता है, बनता है, एंड दिस इज नथिंग बट अ साइंटिफिक वे टू डिटरमिन कि कहां पे थी। अगर हम इसकी अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका जहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, जो छोटा ट्रेंड है एकदम, वो दिख Correct. रहा है आईटी में। आईटी, टायर्स एंड रबर एंड रिटेल। रिटेल में क्या आ गया? तो रिटेल में भी आप देखेंगे कि बारिंग 1 और 2 जो प्लेस है, लीवरेज, ट्रेंट और डीमार्ट, बाकी सब में जो नुकसान, पैसा नहीं बन रहा है, देयर इज बीन लॉट ऑफ कंपटीशन, मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, तो इसीलिए आप देखेंगे एज इन्वेस्टर्स वहां पे ज्यादा पैसा नहीं बन रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि 45 नंबर पे एक सेक्टर है आईटी लार्ज कैप। ये बहुत जरूरी सेक्टर है। ये जरूरी सेक्टर इसीलिए है कि जो हमारा इंडेक्स है, सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया में बैंकिंग, और दूसरे नंबर पे है आईटी। राइट। जब आपका सबसे सेकंड बिगेस्ट सेक्टर सब में बॉटम होगा तो इसका इंपैक्ट जो है निफ्टी पे मार्केट में आएगा। बेरिशनेस में आएगा। या तो जो निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मेजरली बिकॉज़ ये ऑफ भी दैट। एक बहुत बड़ा है। अब अगर आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हो या वैल्यू इन्वेस्टर हो तो आपको शायद यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, बट हम कॉन्ट्रेरियन या वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है, वी आर क्वालिटी एंड मोमेंटम। सो मेरा ही जो पोर्टफोलियो होगा वो टॉप 1 to 10 में होगा, क्योंकि मैं ये नहीं लेना चाहता। बिकॉज क्या हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि एआई एक बहुत बड़ा थीम है, और ये काफी सारे जो आईटी स्टॉक्स हैं इनके बिजनेसेस में ऊपर नीचे हो रहा है। सो एट योर कंपनी, योर पीएमएस, आपका क्या फिलॉसफी रहता है जो दूसरे पीएमएस से अलग है, और आप लोग क्या मोमेंटम प्ले ज्यादा करते हैं? सो हमारी कोशिश क्या रहती है दैट वी कंबाइन 2 स्टाइल्स, वी डू क्वालिटी एंड मोमेंटम। तो इसका कारण ये है कि मुझे जैसे मैंने बताया कि 30 साल से ज्यादा हो गए इस मार्केट में, तो हमने देखा कि यार जो वेल्थ क्रिएटर है, जो स्टॉक्स में बहुत पैसे बने हैं, राइट। उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी क्या है, एक स्टॉक में इतना पैसा क्यों बना। तो हमने देखा कि जो स्टॉक्स में बहुत पैसा बना उनमें 2 चीजें होती है।
एक होती है अर्निंग्स। हम्म, बहुत बार शेयर चल जाते हैं बिगैर अर्निंग के, बट उनका जो एंड होता है वो खराब ही होता है। मतलब स्टॉक प्राइस चल जाता है, स्टॉक प्राइस but लेकर अर्निंग्स earnings नहीं नहीं होता। आती, वो तो कोई फिर वो कहानी collapse हो बना जाता है। जाता है, कोई ऑपरेटर आ जाता है, आप उसमें खींचे तो जाते हो लेकिन घर में वो अटक माल जाते रह हैं। जाता है और अटक जाते हो, और हाँ। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो पहली चीज है कि बट तो हम आप क्या फिल्टर डालते हैं कि जिससे आप वो अवॉइड करें? तो जो क्वालिटी है, अल्टीमेटली क्वालिटी में हम तीन चीज देखते हैं, मोटी मोटी तीन चीज देते हैं कि अल्टीमेटली जो कंपनी है वहां पे एक सेल्स ग्रोथ, जो एक टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू इस रेवेन्यू ग्रोथ, वो होना चाहिए कंसिस्टेंट। तो हम 3 साल मिनिमम का देखते हैं, 3 years मिनिमम। 3 years मिनिमम ऑफ एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ग्रोथ। उसी तरह जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो भी एक ग्रोइंग फेज में होना चाहिए। एंड थर्ड जो आरओई होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, या दैट शुड बी ऑल्सो हेल्दी पॉजिटिव। क्योंकि इस बार क्या होता है कि हमारे बाजार में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, 2000 कंपनी है, हम 2000 कंपनी नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। सो हमें क्या है कि हमें उसमें उठाना है वो जो कंपनीज जहां पे एक सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और आरओई ग्रोथ है, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएशन वहां होती है। तो अगर हम हमारे जो फिल्टर्स रन करें तो घर में आते हैं सिर्फ 200 कंपनी आफ्टर डूइंग ऑल दिस आफ्टर स्कैन। ऑल दो स्कैन्स। सो नेट नेट मेरी दुनिया सिर्फ वो 200 कंपनी की है, मुझे बाकी 1800 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मैंने देखा है, मैंने एनालिसिस ये कहता है दैट कंपनीज दैट हैव कंसिस्टेंसी इन टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड आरओई आर द अल्टीमेट वेल्थ क्रिएटर्स। आप रामदेव अग्रवाल जी का जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी है वो पढ़ लीजिए। इट इज अ ब्यूटिफुल टेक्स्ट बुक इन लर्निंग कि अल्टीमेटली जो इंडिया में वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनमें क्या क्वालिटी रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दे आर ऑल कंपनीज बैक्ड बाय अर्निंग्स। और So- दूसरी बात है कि अर्निंग्स के साथ वहां पे उस स्टॉक में मोमेंटम भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड बताया कि कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी में अर्निंग होती है बट जो वो सेक्टोरियल मोमेंटम वो नहीं होता। या वो थीम नहीं है तो पैसा नहीं बनता। हम्म, सो एज इन्वेस्टर्स वो भी हमारे लिए कुछ मतलब की बात नहीं है। सो आई नीड टू कंट्रोल रिस्क, आई नीड क्वालिटी टू मेक मनी, आई नीड मोमेंटम। सो आई वांट गुड सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। Yeah. सो आई नीड क्वालिटी प्लस मोमेंटम। Momentum. Only quality with no momentum is no money. Only momentum without quality also is bad because it's a price trap. Yeah. So I need to combine these two. और सबसे मुश्किल चीज इन्वेस्टिंग की माल बेचना। ले तो सब लेते हैं शेयर, बेचना नहीं आता है। बेचना नहीं आता। बेचना आप आता कैसे- भी है। आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं पीएमएस में कब बेचना है? तो जैसे ये फैक्टर्स जब एक्सेलरेटिंग हो तो वी आर बायर्स, ओके। तो जब वो डी एक्सेलरेटिंग हो वी आर सेलर्स। उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा। हम लेट ही होते हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स ट्रेंड फॉलोअर्स Yeah. एंड नॉट ट्रेंड प्रेडिक्टर्स। या सो लेट होंगे बट गलत नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज नेट अटक नहीं, बेसिकली इन शॉर्ट हम अटक नहीं जाएंगे। अटक नहीं जाएंगे। और इस सेलिंग में क्या होता है कि सबसे मुश्किल चीज इन्वेस्टिंग का लेना नहीं है, बेचना है। राइट। हम सब मिलते हैं, बात करते हैं, यार क्या लेना चाहिए सिद्धार्थ, क्या लेना चाहिए। कभी हमने पूछा नहीं सिद्धार्थ क्या क्या बेचना बेचना चाहिए? बेचा क्या तूने? बेचा क्या। और जब हमें बेचना है वो पता लगता है, पता तो है बट बेचने लेकिन की कर नहीं हिम्मत पाते। है। बिकॉज जो सेलिंग है उसमें इमोशन का बहुत बड़ा काम होता है। इमोशनली बहुत मुश्किल होता है बेचना, और खासकर लॉस का सौदा। प्रॉफिट का तो बिक जाता प्रॉफिट का तो बिक जाता है, इनफैक्ट जल्दी बिक जाता है। है। हाँ। लॉस का सौदा बेचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें आपका ईगो आ जाता है, उसमें आपका जो बीइंग रॉन्ग है। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, अपने इन्वेस्टर को, कि हम आधे टाइम गलत रहेंगे। वी विल बी रॉन्ग 50% ऑफ द टाइम, बट हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम कमाएं तो हम अच्छा ज्यादा बड़ा कमाएं, हम्म। और जब हम गवाएं तो कम गवाएं। अगर 50% स्ट्राइक रेट है, अगर आपने 20 रुपए कमाए और 10 रुपए गवाया, 10 रुपए तो घर आए। राइट। और इन्वेस्टिंग का मैंने सबसे जिंदगी में राकेश जी से यही सीखा। ये एक जॉर्ज सोरोस की बहुत फेमस लाइन है, इट डज नॉट मैटर हाउ ऑफन यू आर राइट और रॉन्ग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लिटिल यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। या और वो ही जो है सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं राकेश जी, सब सोचते हैं कि जो भी लेते थे सही रहता था। ऐसी बात नहीं है। राकेश जी की स्ट्रेंथ थी कि जो चीज अच्छी होती थी वहां पे वो खड़े रहते हैं, और जहां भी गलत थे, और वो अक्सर गलत रहे वहां हैं, निकल जाते हैं। उनमें कोई ईगो नहीं था, उनमें डिसिप्लिन था कि वो बेच पाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर में मैंने ये सबसे बड़ा फर्क देखा है। रिटेल इन्वेस्टर का क्या होता है, कट योर विनर्स। जैसे शेयर बढ़ता And है keep your 10, losers. 20, 30%,
प्रॉफिट ले लो, हाँ। और जो लॉस का सौदा है खड़े रह जाओ, और एवरेज कर लो। एवरेज करो. सो कट योर विनर्स एंड राइड योर लूजर्स. वो राकेश भैया को गुजराती में कहावत है ना, वधे वधे, क्या हाँ, है वो? तो वो बोलते थे कि राकेश जी बहुत ऐसा बोलते थे, વધારે વધારે લેવાનું, घटाड़े घटाड़े बेचवानो, बढ़ते बढ़ते लेना, घटते घटते बेचना. यानी जो चीज बढ़ रही है और ले लो। उसमें वो खड़े रह सकते थे, और जो चीज घट रही थी वो बेच सकते थे. लोग बोलते हैं टाइटन की स्टोरी, और बहुत सी उनके सक्सेसेस रहे हैं. ऐसा नहीं था कि उनको पता था कि जिंदगी में कि टाइटन इतना 1000 टाइम बढ़ेगा, वो कोई नहीं जानता था. बट उसकी क्वालिटी ये रही है कि जहां भी वो स्ट्रेंथ उन्हें देखी है वो शेयर में खड़े रहे हैं, और बहुत गलतियां की हैं, वो गलतियां में वो एग्जिट कर पाए. एंड दैट इज व्हाई हिज वन सक्सेस is equal to multiple losses, and that is why he is the most successful investor. So simplicity में जो हम PMS है, जो मैं PMS रन भी करता हूं, वो एक ही प्रिंसिपल है, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस. बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस. सो आपके पीएमएस में ऐसा कोई डेटा है जब आप स्ट्रेंथ को बाय करते हैं और उसका जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो कितना परसेंटेज रिटर्न आता है, और जब आप अपने लॉसेस कट करते हैं तो वो परसेंटेज कितना रहता है? तो जो आप स्लाइड देखेंगे, ये जो है एक्चुअल पीएमएस परफॉर्मेंस है, एक्चुअल जो हमारे ट्रेड्स हैं. तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमने मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं, उसमें जो एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड इज 47%. 47% का प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होता है जो आपके विनर्स हैं. विनर्स हैं. और जो लूजर्स हैं, दोज लूजर्स आर ओनली 13%. तो जहां लॉस हुआ है वो 13-14% है. तो अगर आप समझिए कि अगर 50% स्ट्राइक रेट है, यानी आधे गलत है आधे सही है, हाँ. तो जब हमने पैसा बनाया, हमने बनाया 47, और जब मैंने खोया 13, तो 13 माइनस 47 इज गिव्स यू द 34%. या तो नेट नेट वो पैसा घर आता है. सो जैसे मैंने कहा, इट डजंट मैटर हाउ ऑफन यू आर राइट और रॉन्ग, व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लिटिल यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग. अगर ये अपने फेवर में हो गया तो यू गो थ्रू द पाथ ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग. एंड जैसे मैंने प्रैक्टिकली बोला कि प्रैक्टिकली लोगों का क्या होता है कि स्टॉक बढ़ गया 10% 20%, प्रॉफिट ले लो, और जब लॉस का सौदा है वो आधा भी हो जाता है, लोग खड़े रह जाते हैं. तो उसी तरह से अगर आप इसको रिवर्स कर दो कि आप लूजिंग में 47 है और गेनिंग में 13 है, तो माइनस 34% हो जाए, पैसा कैसा बना सकते? सो इट इज अ सिंपल मैथ्स ऑफ average winner versus average loser. If your average winner is equal to average loser and average winner is more than that, that more comes home. क्योंकि ये एक मिथ्या है कि हम बहुत बड़े इन्वेस्टर है, जो भी लेते हैं उसमें पैसा बनता है, एवरी ट्रेड इज सक्सेस. ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं रहा है, ना वॉरेन बफेट रहे हैं, ना राकेश टेंडुलकर रहे हैं, या कोई भी इन्वेस्टर रहा है. सिर्फ एक ही इन्वेस्टर का 100% स्ट्राइक रेट है, एंड ही इज अ लायर. ही इज अ लायर. जो आदमी आपको हर समय बोलेगा देखो मैंने ये लिया वहां बेचा, वो कभी नुकसान नहीं करता है, वो झूठ बोल रहा है. Because the best and best of fund managers in the world have a strike rate of 60-65%. And this is documented. Yeah. This is documented. Stevie Cohen जो है यूएस में 64% स्ट्राइक रेट है. स्टीव कोहेन का या स्टीव को 64% स्ट्राइक रेट है. तो जो आपका दोस्त आपको बताता है कि वो कभी गलत नहीं होता, वो हर स्टॉक में प्रॉफिट, वो हर समय आपको प्रॉफिट का सौदा बताएगा, तो बता दिए कि वो यहां तो आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा, यहां वो झूठा है. बिकॉज द बेस्ट ऑफ बेस्ट cannot get a strike rate beyond 60%. But what matters is कि जब आप राइट हो कितना ज्यादा कमाओ, जब आप गलत हो कितना कम खो. बस वही सिंपल मैथ से बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हैं. राकेश जी का भी वही सक्सेस है, वॉरेन बफेट का भी वही सक्सेस है. अतुल भाई, कोई ऐसे सेक्टर्स जो बिल्कुल टच नहीं करने चाहिए आपके हिसाब से एज ऑफ नाउ? देखिए, वन शुड नॉट इन्वेस्ट, इवन लुक टू इन्वेस्ट देयर. सी मेरे हिसाब से कि नेवर से नेवर. ठीक है, देखिए सिद्धार्थ के पिछले अपने 2-2.5 साल पहले याद है एक बहुत बड़ा पीएसयू स्टॉक्स की रैली हुई थी. 2023 से जो रैली हुई थी, तो 2023 तक ऐसा था कि पीएसयू स्टॉक में किसी ने पैसा ही नहीं बनाया था, पैसा खोया ही था. पीएसयू स्टॉक्स में पैसा ही नहीं. ये हैल बेल सालों सालों से लिस्टेड है, 15-20 साल चले ही नहीं, किसी ने पैसा नहीं बनाया. तो बहुत लोगों ने कसम खा ली थी, पैसा हार 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 के पीएसयू स्टॉक नहीं लेंगे. बहुत से फंड मैनेजर ने भी ऐसा कहा था कि पीएसयू स्टॉक नहीं लेंगे. बट ऐसा हुआ कि रैली पीएसयू स्टॉक में निकली कि 6 महीने 1 साल बाद सबको पीएसयू स्टॉक लेने ही पड़े.
क्योंकि अगर नहीं लेते तो आपका फंड अंडर So परफॉर्मेंस करता है। entire PSU basket that time was available at 10 lakh crores market cap. करेक्ट, That went to 90 lakh crores market cap सोचिए। in a period of 12 to 18 months. करेक्ट। तो So never say never. नेवर से नेवर। आज मेरे रैंकिंग में आईटी स्टॉक सबसे नीचे है लार्ज कैप, बट अगर ट्रेंड चेंज हो गया, इसमें अगर कई आईटी कंपनी शो दैट हाउ दे आर इंटीग्रेटिंग एंड हाउ दे आर ट्रांजिशनिंग द एआई ट्रेड, तो आप देखेंगे कि दिस कैन बी द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर आल्सो। सो नेवर से नेवर, So animal spirit कभी भी आ सकती है किसी में. नथिंग इज अनटचेबल, Yeah. नथिंग इज अनटचेबल। क्वेश्चन इज उसमें दो चीज होनी चाहिए मेरे अंडरस्टैंडिंग से, अर्निंग्स और मोमेंटम, Yeah. क्वालिटी एंड मोमेंटम। ये हो गई तो वी हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, जो मैं लोगों को कहता हूं, मैं काफी लोगों को बोलता हूं यार आप छोड़ो ये इन्वेस्टिंग, लगता आसान है, बहुत बहुत मुश्किल है। वाई यू शुड गिव इट टू प्रोफेशनल मैनेजर्स, कि आप मेरे से अच्छे शेयर ले लोगे लेकिन आप बेच नहीं पाओगे। हम में फर्क ये है कि वी हैव द डिसिप्लिन ऑफ सेलिंग। गलत भी बेचें लेकिन हम कंसिस्टेंटली बेचते रहेंगे। वी विल हैव द डिसिप्लिन टू कट लूजर्स, बिकॉज उससे क्या है, घर कभी बिकता नहीं है। इस शेयर मार्केट में बहुत से लोगों के घर बिक जाते हैं, उनमें एक ही गलती रही है, दे कुड नॉट कट द लूजर्स, ऑल दे डिड वाज एवरेज द लूजर्स, which is something a red line in my book. I never do that. अतुल भाई एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि सब इन्वेस्टर्स के 10 लाख रुपए के 12 लाख 15 लाख तो हो जाते हैं. ये 10 लाख के 1 करोड़ क्यों नहीं होते हैं? वो इसीलिए है बिकॉज देखिए, सब जैसे टाइटन की स्टोरी, कोई सब ऐसा, आप तो राकेश भैया के साथ 20 साल रहे हो, तो कोई तो आपको इनसाइट दिया होगा अतुल ये 10 लाख के 1 करोड़ ऐसे बनते हैं. बिल्कुल वही जो चीज मैं आपको पहले कह रहा हूं कि किसी को पता नहीं होता। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है, अब पूछे कि इसमें मल्टी बैगर कौन सा होगा, ठीक है हम रिसर्च करके बोल देते ये क्वार्टरली नंबर, बट जेन्युइनली किसी को पता नहीं होता। लेकिन हमारे लाइफ टाइम में ऐसे मल्टी बैगर मिलेंगे जो लाख से करोड़ बनाएंगे। तकलीफ क्या होगी कि लाख से करोड़ की जब जर्नी होगी, हम 1 लाख से जब वो स्टॉक 2 लाख पहुंचता है, हमने बेच दिया होगा। ऐसा नहीं है टाइटन सिर्फ राकेश जी ने लिया था, हजारों इन्वेस्टर ने लिया था, लेकिन इसमें बट अतुल 20 साल कौन खड़ा है? अतुल भाई उल्टा भी होता है. अभी सोचते हैं कि 10 लाख रुपए डाले किसी स्टॉक में, 15 लाख बन रहे हैं, अगर नहीं निकाले तो 10 लाख वाला 2 लाख पे आ जाता है और निकाले तो 1 करोड़ पे चला जाता तो जैसे मैंने बोला कि वो स्टोरी का दूसरा अंत है, राइड योर विनर्स कट योर लूजर्स। तो ये ही एक डिसिप्लिन है। मैं जितना देखता हूं, जितना लोगों को पढ़ता हूं, आपने भी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के फोटो लगा पे है, आप देखिए सबका स्टाइल अलग अलग है। कोई सबका वैल्यू स्टाइल अलग इन्वेस्टर है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टर है, बट सबके लाइफ में 1 या 2 स्टॉक है जिन्होंने उनकी जिंदगी रीरेट Right. कर दी, और वो एक ही प्रिंसिपल पे पले हैं कि दे हैव ऑल कट द लूजर्स एंड रिडन द विनर्स। सिंपल एज दैट। वो जो स्टॉक है जो लाख का करोड़ बना है, बिकॉज दे हैव बीन एबल टू राइड द विनर। आज ऐसा होता है कि शेयर 100 रुपए में लिया, 200 हो गया तो पसीना छूट जाता है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पहले उसको बेच, प्रॉफिट ले, नहीं तो ये भी चला जाएगा। बट वही चीज 1000 हो सकती है। राकेश जी ने जो टाइटन लिया था वो 3 रुपए का जो भी एडजस्टेड जो भी होगा आज 3000 है, तो स्टॉक वेंट अप 1000 टाइम्स। या बट तो- उनको भी 20-22 साल लगे हैं। राकेश he has been through ups and downs. The beauty or the greatness of the man is being able to stand with his winners. आप तो उनके साथ 20 साल रहे हैं साथ में, उनको भी लॉसेस ट्रेड में होते होंगे. कोई ऐसा मोमेंट जहां उनको बड़ा लॉस लग रहा, उन्होंने कैसे हैंडल किया उसको? नहीं, आई थिंक वो बहुत ही रूथलेस थे बेचने में। बल्कि मुझे याद है कि वो डीलर के बोलते थे, मतलब जैसे कभी कोई चीज गलत हो गई, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया, और उनकी जो क्वांटिटी होती थी बहुत होती थी, हाँ, उनके स्टॉक बेचने पे से स्टॉक 10-20-30% भी गिर सकते थे, बिकॉज उनकी क्वांटिटी ऐसी होती थी। बट वो कैसे ले पाते थे ये बट डिसीजन? बट वो जो है उनका जो भी आपने डिसीजन, रियल टाइम देखा है उनको? जो भी उनका डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म था, वो डीलर के बोलते थे पहले बेच देना फिर भाव बताना। क्या भाव में बिका? हाँ, और वो जो था कि उनका जो डिसिप्लिन था बेचने का, इट वाज रूथलेस। वो लेने में भले टाइम लगाए, उनका कन्विक्शन बढ़ता था, बाइंग स्ट्रेंथ। बट जब मैंने देखा है व्हेन थिंग्स हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग इन अ स्टॉक ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, तो ही वाज रूथलेस इन सेलिंग. ही वाज रूथलेस इन सेलिंग।
और दैट इज द बिग थिंग. हम क्या है, अगर बेचते भी है तो डीलर को बोलते हैं यार लिमिट में बेचना, अरे रुक जा बढ़ जाएगा. कभी कभी वो भाव ही नहीं आता. बेचने के लिए सौदा डाला था वो हिट ही नहीं हुआ, वो जाते जाते रुक जा बाउंस आएगा, वो बाउंस होते होते कभी bounce मतलब ही नहीं आया. अपना ही बाउंस हो जाता है. तो अल्टीमेटली उनकी जो एबिलिटी थी, दैट इज द ऐसी क्लैरिटी. कोई एक क्लासिक राकेश भैया की चीज जो आपने मैराथन ट्रेंड्स के पीएमएस में यू हैव कंप्लीटली अप्लाइड की, यार ये मैंने राकेश भैया से सीखा है और दिस आई विल अप्लाई इन माय पीएमएस. सो जैसे मैंने बोला कि अल्टीमेटली जो हमारी क्लीन फिलॉसफी है, राइट. जो मैंने बताया राकेश जी की गोल्डन लाइन है, વધારે વધારે લેવાનું ઘટાડે ઘટાડે વેચવાનું. इंग्लिश में बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, दैट इज ऑल वी डू. एंड बाइंग स्ट्रेंथ इज इजी, सेलिंग वीकनेस इज वेरी डिफिकल्ट. जो एज है हमारा, दैट इज द एबिलिटी टू सेल वीकनेस. जैसे मैं कहता हूं कि बुल मार्केट में मोस्ट पीपल विल आउट परफॉर्म अस, बिकॉज आप जितना भी मूर्ख स्टॉक लो वो ज्यादा बढ़ जाता है. राइट. बट क्वेश्चन आता है कि जब मार्केट घूमता है तब क्या होता है. और हर मार्केट, नो साइकिल इज परमानेंट. हर साइकिल होता रहता है, हर 2, 2.5, 3 साल चेंज होता मार्केट ये चेंज होता रहता है. तो जब आप नहीं बेचते उसमें 2 प्रॉब्लम होती है सितार. एक तो है कि वो शेयर में जो प्रॉफिट है या जो भी है वो नुकसान हो जाता है, और दूसरी बात क्या होती है, वो शेयर घर रह जाता है. फिर एक नया बुल मार्केट आएगा तो फिर शेयर चलेंगे, बट आपके शेयर नहीं चलते. लाइन होती है ना, अरे भाई बाजार तो बढ़ गया लेकिन अपने शेयर नहीं चल रहे, क्योंकि आपके जो शेयर है वो पिछले बुल मार्केट के लीडर है. नए बुल मार्केट में नई लीडरशिप आएगी, राइट. और आप तो वहां पे ही फंसे हो. पहला तो नुकसान किया है, और दूसरा बड़ा नुकसान आप करोगे कि आप अपॉर्चुनिटी लॉस होंगे, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं आपको पैसा कैसे मिलेगा नए ट्रेंड में आने के लिए. So the importance of selling is not only to preserve profit or to reduce losses, it is also your ability to participate in the next trend. जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट गेम है, आप इनिंग खेलते हो, ठीक है, विकेट बचाना भी जरूरी है. Right. लोग क्या होते हैं, बुल मार्केट में छक्का मार देते हैं, नेक्स्ट बॉल आता है, ब्यूटीफुल यॉर्कर आता है, उस पर भी छक्का मारने की कोशिश करते हो और विकेट चली जाती है, आप गेम से आउट हो जाते हैं. गेम में रहना जरूरी है. गेम में रहना जरूरी है, विकेट प्रोटेक्ट करना जरूरी है. दैट इज वाई कटिंग लूजर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लूजर कट करोगे तो आपके पास एक तो लॉस कम होगा, आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी. हिम्मत टूट जाती है जब बड़ा लॉस होता है, आदमी गेम से आउट हो जाता है. और दूसरी बात है कि वो पैसा जो है वो आप नए ट्रेंड में डाल सकते हो, नए सेक्टर में डाल सकते हो, और वहां से जो रिकवरी होती है फास्ट. तो अक्सर ये देखते हैं बाजार चल गया अपने शेयर नहीं चले, राइट. बिकॉज यू हैव लीडर्स ऑफ द लास्ट बुल मार्केट. हर बुल मार्केट में एक नई लीडरशिप आती है. सो बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग करते यू हैं. हैव टू रिफ्रेश योर पोर्टफोलियो बिकॉज ट्रेंड्स कीप चेंजिंग. थैंक यू अतुल भाई, इतना दूर से आप शुक्रिया, आए. शुक्रिया. यू हैव गिवन अस ब्यूटीफुल इनसाइट्स ऑफ बीइंग 30 इयर्स इनटू द मार्केट. सबने एंजॉय किया. वी कैन स्टार्ट विद द Q&A सेशन. अतुल भाई के पास 30 साल का इंसाइट है, राकेश भैया जी के साथ 20 साल रहे हैं. बिंदास, जिसको जो पूछना है बिंदास दिल खोल के पूछो. स्टॉक स्पेसिफिक मत पूछना, क्योंकि वो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं आंसर कर पाऊंगा, बट सेक्टर्स, थीम्स पे बात कर सकते हैं. हाँ जी सर. I understand your view that inflation will eventually decline, but could you explain how? I also understand US debt and annual interest payment are record levels. Multiple wars appears unlikely to end soon, as per me. And the deglobalization is increasing, and the global economic order is also changing, as I also would understand. At the same time, AI could also increase unemployment. Governments may need to spend more to support effective workers. So, given these inflationary pressures, what factors do you believe will bring inflation down sustainably? नहीं, इनका क्वेश्चन है दुनिया की प्रॉब्लम्स पे है. Exactly. अच्छा, तो इन्होंने क्या है, पूरी लिस्ट बना दी कि दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम है. हाँ. इन्फ्लेशन है, भाई वॉर घर की प्रॉब्लम रुको समझ ना, नहीं आ रही रुको है ना, तो. रुको ना, रुको ना. योर गुड नेम, गुड नेम. Sachin. अच्छा, तो सचिन इन्होंने जी. क्या है, पूरा लिस्ट दे दिया कि दुनिया में क्या भाई क्या शादी वादी हुई नहीं हुई? नहीं. तो क्या है कि जब से मुझे मार्केट में है, मैंने दुनिया में ऐसा एक भी टाइम नहीं दिखा जहां दुनिया में प्रॉब्लम्स नहीं होती है. तो दुनिया में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी. वो आपका नजरिया है कि आप ग्लास को हाफ फुल देखें या हाफ एम्प्टी.
तो मैं जब मार्केट में आया था सेंसेक्स 1000 था, आज 80,000 है। अगर मैं ग्लास को हाफ एम्प्टी देखता तो ये 1000 का 80,000 नहीं होता। और दुनिया में इतने वॉर्स हो गए हैं, इतनी गवर्नमेंट चेंज हो गया है, इंडिया एक टाइम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, फिर भी जो है 1000 का 8000 80,000 हुआ है सेंसेक्स। सो क्या है कि अगर हम सिर्फ नेगेटिव्स देखेंगे तो हमारा एक माइंड है, हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाएंगे। सो एज आई सेड दैट इन आवर मार्केट, जिस अब जो भी फोटोज देख रहे हैं, दे आर ऑल ऑप्टिमिस्टिक। प्रॉब्लम्स ऐसी बात नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ लाई, बट द फैक्ट इज के द ग्लास बीइंग हाफ फुल हैज अल्टीमेटली रिवॉर्डेड ऑल दिस पीपल। सो एज इन्वेस्टर्स ऑल्सो के प्रॉब्लम्स होंगे, what you say is right कि wars होंगी, ये भी होंगी। I'll show you a slide of wars, ठीक है? आप wars के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि war है, problem है। So what you see on your screen is कि हमने एक रिसर्च की कि लास्ट 45 years में कितनी wars हुई दुनिया में। हर समय war होती है, डर लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस टाइम भी डर लग रहा था, क्रूड भी आपका 60 का 120 तक हो गया था। सो हमने देखा कि ये सब वॉर्स हुई हैं, ईरान इराक, ईरान वॉर, डेजर्ट स्टॉर्म, 9/11 हुआ, इंडिया का बॉर्डर वॉर हुआ, 26/11 हुआ। तो अलग अलग किस्म के दुनिया के अलग, रशिया यूक्रेन हो गया। तो हमने देखा कि जिस दिन वॉर स्टार्ट होती है, यानी जिस दिन पहली गोली चली थी, उस दिन क्या था इंडेक्स, यानी उस दिन पैनिक हो गया, राइट। और लेकिन उसके 6 महीने बाद क्या था इंडेक्स, और उसके 1 साल बाद क्या था इंडेक्स। तो इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि 1 साल बाद ऑल द 8 वॉर्स द इन्वेस्टर्स वर हैंडसमली रिवॉर्डेड। वेरी सो हैंडसमली। क्या होता है कि बहुत बार ये जो पॉइंट्स हैं, जो इनके पैनिक के पॉइंट्स हैं, एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। और वही चीज आप देखेंगे, अगर आप 6 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, बारिंग एक ईयर वेयर द मार्केट वाज फ्लैट, even on 6-month time horizon you will find that the returns have been positive. So wars सुन के डर जाते हैं, दुनिया के multiple wars हुए हैं, this is data, last 45 years of data, 8 wars, but those who have invested in wars have actually been handsomely rewarded. Similarly inflation जो है, in fact I feel कि we are entering a super deflationary phase. बिकॉज आज जो इन्फ्लेशन है दैट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तेल का भाव बढ़ता है तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, दुनिया में कभी कोई और कमोडिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। बट अगर आप एआई का जो अडॉप्शन है, आप देखेंगे दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट द टूल ऑफ सुपर डिसइन्फ्लेशन। राइट। यानी एआई यूजेज के बाद आप देखेंगे कि वही कंपनी जो है अपना टर्नओवर डबल कर सकती है, प्रॉफिट डबल कर सकती है विद नो एडिशन टू स्टाफ। दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। सो एआई में भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज के यू कैन एट ऑल स्टेजेस इन योर लाइफ एज इन्वेस्टर्स, आपको लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत बार जब प्रॉब्लम्स आती है, they also become the best of opportunities to invest in. So my way or my methodology in life has to be to see the glass as half full. And as and when the crisis happens, और crisis happen, उसमें आप opportunity देखिए। जैसे अगर inflation है तो commodity बढ़ रहे हैं, copper बढ़ रहा है, aluminium बढ़ रहा है, तो maybe we can buy copper and aluminium stocks. So it is the mindset of looking at the glass as half full. List of problems है, बट लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वॉर, वॉर में ही अपॉर्चुनिटीज आई, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू लाइफ, थ्रू एक्सपीरियंस। So can I understand that the time is again the 1970 to थोड़ा 1980? तेज बोलो भाई, कुछ सुना ही नहीं आ रहा हमको यहाँ। So the time is, do you think the time is like 1970 to 1980 where the gold and silvers spiked by 2000 or something like percentage? I don't think so. I feel that gold and silver has made a top for multiple months and years. Oh, so Because gold and silver go up in times of hyper uncertainty. When the Iran-US war happened, it was uncertainty. So that is why gold and silver went up. तो सबको गोल्ड और सिल्वर लेना था 3 महीने पहले, अनसर्टेनिटी में हुआ। सबको गोल्ड सिल्वर लेना था।
सब ने सौदा खड़ा कर दिया था। बोले इक्विटी में कुछ नहीं, गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स में सौदा करते हैं। आज कोई गोल्ड सिल्वर की बात ही नहीं करता है, किसी ने पूछा ही नहीं गोल्ड सिल्वर के बारे में। 3 महीने पहले होता तो भाई इक्विटी तो छोड़ो, गोल्ड सिल्वर की बात करो। और आज जो भी लोगों ने वायदे पे लिया है, यानी जो ट्रेडिंग में लिया है, आज वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उसका जो डिफरेंस देते देते अब ऐसा होगा कि जब तक उनका सौदा छूटेगा नहीं, जब तक उनका माल छूटेगा नहीं, अगला बुल मार्केट बनेगा नहीं। सो एज अनसर्टेनिटी रिड्यूसेस, अब कितना रिड्यूस होगा, ट्रम्प क्या करेगा, वो रोज कुछ भी ट्वीट कर देता है, ये वो बात बता रहा अलग है डेटा, डर के आगे जीत है. So you told me today in the morning 65% is mid caps. मिड कैप। Yeah. So 65% are mid caps. तो इसका कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं कि एक होता है मार्केट कैप इन्वेस्टिंग। मार्केट कैप इन्वेस्टिंग में ऐसा होता है कि कभी हम लार्ज कैप फंड में डालते हैं, फिर कभी मिड कैप चल जाता है तो मिड कैप फंड में डालते हैं, कभी स्मॉल कैप चल जाता है स्मॉल कैप फंड। तो हम एक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप का ये मतलब होता है उसको हर कैप से प्रेम भी होता है, नफरत भी होती है। तो जैसे हमने बोला, हमें किसी सेक्टर से नफरत नहीं है, प्रेम नहीं है, हमको ट्रेंड से मतलब है। उसी तरह लार्ज मिड और स्मॉल में हम ऐसा फिक्स नहीं रखते कि हमें 50% ये डालना चाहिए, 25% ये डालना चाहिए। हमको उससे प्रेम है जहां से ट्रेंड है, जहां पे पैसा बन रहा है। तो ये आप जैसे सिद्धार्थ ने बताया, हमारा ओवरवेट है मिड कैप। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मिड कैप से प्रेम है, कभी कभी लार्ज कैप से भी हो जाता है। क्वेश्चन इसके ट्रेंड कहां है, पैसा कहां बन रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज द वेरियस इंडेक्सेस ऑन लास्ट 1 ईयर। ठीक है, अगर आप एक्सट्रीम राइट पे देखेंगे तो आप देखेंगे निफ्टी जो है लार्ज कैप 50 स्टॉक है, दिस हैज गिवन -3.5। और अगर ऊपर देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप ने दिया है 7.69, लाल में दिख रहा है। CNX mid cap. CNX mid cap. सो जो बात यह है कि अगर इसमें आप फिक्स रख दिए कि सिर्फ मुझे लार्ज कैप करना है, तो आप गलत एरिया में पहुंच गए। तो हम ना मिड को प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। हमें प्यार उससे ही है जहां पे ट्रेंड होता है। फिलहाल हमारा प्यार मिड कैप में है, क्योंकि मिड कैप उधर है। जब मिड कैप नीचे हो जाएगा तो हमें उससे नफरत भी हो जाएगी, और जो ऊपर होगा उससे प्रेम होगा। बिकॉज चढ़ते सूरज को सलाम नहीं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो अगर आप थीमेटिक जैसे लार्ज कैप फंड में जाइए तो उसमें होगा कि 65% लार्ज कैप होता है। जो फ्लेक्सी कैप होता है, हम इसलिए फ्लेक्सी कैप है बिकॉज हम फ्लेक्सिबल है। हम ना हमारे पास ना डिफेंस फंड है ना कुछ नहीं है, बिकॉज कई हर सेक्टर हर थीम का टाइम होता है। हमारा काम है कि जो थीम चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने बताया कि नेवर से नेवर, किसी दिन माइक्रो कैप चले तो उसमें भी घूम जाएंगे। क्वेश्चन है कि मार्केट किसको रिवॉर्ड कर रहा है, ट्रेंड कहाँ है, मोमेंटम कहाँ है, क्यों पैसा तो वहां पर ही बन। सर अगर आपका करियर देखें, आपने राकेश झुंझुनवाला सर और रामदेव अग्रवाल सर के साथ में भी ऐसे कुछ बहुत काम किया है। तो सर अगर आप 21 साल के अतुल शुरू से मिलते हैं तो आप उसको ऐसे क्या बातें बोलेंगे, ऐसे क्या प्रिंसिपल सिखाएंगे उसको? आई थिंक मेरे हिसाब से कि नॉलेज जो है, अब मतलब यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन एट नॉलेज लेवल, तो मैंने देखा कि नॉलेज इज हाईली ओवररेटेड। ठीक है, आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई। एक होता है IQ इंटेलिजेंस, और एक होता है EQ इमोशनल क्वोशंट। मुझे लगता है कि इस बाजार में IQ इज ओवररेटेड। अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग होता है हमारे बाजार में वो इमोशन से होता है। लोग बाजार में कब आते हैं, शेयर कब लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि जब मुझे लगता है कि बाजार बढ़ेगा। जब बाजू वाला बहुत पैसे कमा लेता है तो लगता है कि हम रह गए। अल्टीमेटली सच में द बिगेस्ट इमोशन, ये पूछ रहे हैं मैं बाजू वाला कैसे बनूं, वो फॉर्मूला बताओ आप. सर ट्रेंड को पहले से कैच कैसे करें? जैसे मैंने बोला क्वांटिटेटिवली जो है हम वैसा देखते हैं। ह्यूमन माइंड जो है गेम्स खेलता है, जो बोलते हैं मंकी माइंड होता है। यहाँ पे बायस आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था वो फ्रेमवर्क जहाँ पे हमने 45 सेक्टर्स बनाए हैं, और सिद्धार्थ ने जैसे बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया टेक्सटाइल्स। अब टेक्सटाइल्स की कोई बात ही नहीं करता है, बट आप देखेंगे वहाँ पे ट्रेंड आ जाता है। सो अल्टीमेटली हमारा एम है कि उसको ऑब्जेक्टिवली देखना, क्योंकि इमोशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड मैक्सिमम इन्वेस्टिंग इज डन ऑन इमोशन। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इमोशन को कैसे निकाला जाए, एंड दैट इज व्हाई आई से EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। देखिए
सीए करते हैं, सीएफए करते हैं, तो बहुत इंटेलेक्ट है, मैं बोलता हूँ। अब जो इतना सब सीखते हैं उसका 10% भी यूज नहीं करेंगे। बहुत समझ है, बहुत अक्ल है, वो भी डिग्री नहीं है, आजकल यूट्यूब पे सब मिल जाता है। वो भी नहीं है तो सीधा एआई यूज कर लीजिए, वहां पे सब मिल जाएगा। बट उसको जो इम्प्लीमेंट करना है, वहां पे इमोशन आएगा। और वहां में जैसे मैंने बताया कि अपना थिंकिंग और अपनी तकदीर आप खुद लेके आएंगे। एंड दैट इज व्हाई पीपल वंडर कि व्हाट प्रोफेशंस विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई। इन्वेस्टिंग विल नेवर बी रिप्लेस्ड बाय एआई। एआई विल ब्रिंग यू द प्रोपोजिशन, बट उसको जो इंप्लीमेंट करना है वो मुझ पे डिपेंड करेगा। राइट। आज मैं अगर उसको एल्गो भी बना दूं, ऑटोमेट भी करूं, बट वो जो एल्गो का स्विच है ना, वो मेरे हाथ में है। और मैं ह्यूमन हूं और मुझ में इमोशन है। जब तक इंसान में इमोशन रहेगी, ये बाजार में फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, वो रहेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस मार्केट कैन नेवर बी कॉन्कर्ड बाय एआई, बिकॉज प्रॉम्प्ट तो ह्यूमन ही देगा। इमोशन विल ऑलवेज बी देयर। क्या कह रहे हैं? प्रॉम्प्ट तो ह्यूमन डालेगा। हाँ, प्रॉम्प्ट ह्यूमन प्रॉम्प्ट भी ह्यूमन डालेगा और इम्प्लीमेंट करना। बट 21 साल में कोई एआई मत करो यार काम। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मान लो कोई सेक्टर, अपन कोई भी थीम लेते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी का अगर सेक्टर पकड़ते हैं और उसमें जैसे लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, तो अपने को किस में रिटर्न देखना चाहिए? जैसे पी, कई कंपनियां ऐसी होती है जिसकी पी बहुत हाई होने के बाद भी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। Correct, और sir. कई बार जो होती है कि स्मॉल कैप जो कंपनी है वो 10 टाइम 5 to 10 टाइम हो जाती है, तो उसका कैसे आइडियाज? तो वही बात है कि इसमें कोई रूल नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक 5 से 10 गुना बढ़ भी जाते हैं, 5 स्मॉल कैप स्टॉक आधा भी हो जाते हैं, 90% भी घट जाते हैं। कई बार 100 पी की कंपनी पे भी पैसा बन जाता है और 5 की पी पे भी पैसा नहीं बनता। तो ऐसा इसमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। तो अगर हम एक स्टेप पहले देखें, तो जैसे मैंने बताया कि द प्रोसेस दैट वी हैव आर टू, एक है अर्निंग्स और दूसरा है मोमेंटम। तो हम क्या है कि हम लार्ज कैप, मिड कैप ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है। हमें वो देखना है कि अल्टीमेटली जो कंपनी में अर्निंग्स आ रही है, ग्रोथ है, अल्टीमेटली मार्केट विल रिवॉर्ड दैट। वो भले 2 पीई की हो या 20 पीई की हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, अल्टीमेटली लुक एट कंपनीज विद एक्सेलरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और दूसरी बात क्या है कि वो भी हो गया, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इज द मार्केट अप्रिशिएटिंग इट। मार्केट उसको पसंद कर रहा है। मार्केट उसको मार्केट appreciate पसंद कर मतलब रहा है। मोमेंटम हो गया एक तरह से। तो इसीलिए जो है हम जो है, जैसे मैंने सर को बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप में हम कुछ फर्क नहीं रखते हैं। कई लोग जैसे बुल मार्केट होता है, सब लोग मुझे क्या आपको बोलते हैं, भाई आपको स्मॉल कैप फंड लगाना चाहिए, कि उस टाइम तो पैसा तो स्मॉल कैप, एंड में तो पागलों की तरह बनता है स्मॉल कैप में, तो सबको स्मॉल कैप फंड में आना चाहिए। बट जब मार्केट घटता है तब कोई नहीं बोलता, बिकॉज स्मॉल कैप में 40-50% निकल जाता है जब मार्केट का, अभी भी हुआ है। सो इस हिसाब से जो है कि हम वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो मेंटल बैरियर रखते ही नहीं है। हमें चाहिए कंपनी जहां पे अर्निंग हो और जहां पे भाव चले, भले वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप, लार्ज कैप, अपने को क्या लेना देना। अपना बैंक अकाउंट तो अपने को कोई पैसा नहीं देता कि तुमने स्मॉल कैप है तो 100 के बजाय मैं आपका बैलेंस 110 बनाता हूं, वो 100 का 100 ही रहता है, भले आप स्मॉल में बनाए, मिड में बनाए, लार्ज में बनाए। और उसका जो रहस्य है, जो मुझे समझ आता है, इट इज अल्टीमेटली अर्निंग्स एंड मोमेंटम। जब दोनों का एक मिश्रण होता है, दैट इज व्हेन आई फील दैट मनी इज मेड। थैंक यू। Thank you very much. Thank you for coming. So this is your host Siddharth Karnawat signing off from Blue Sky Talks. Thank you Atul bhai for being here, giving your valuable time, 30 years of stock market experience. See you in the next episode with some other time. Thank you. Thank you so much.